The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। जी हाँ दोस्तों, ये है द टीचर्स शो और आप हो जाइए तैयार एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता काम्बीरी, लेकर प्रोग्राम द टीचर्स शो। और आज है इसका 137वां एपिसोड। शायद आप ताज्जुब करेंगे कि आज मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। मैं इस प्रोग्राम की गेस्ट हूँ, लेकिन मजा तो उस गेस्ट में है ना जो होस्ट भी बन जाए। तो चलिए, अब स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में गेस्ट के द्वारा मेन होस्ट का। तो सबसे पहले तो स्वागत है इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर DN भट्ट साहब का, और साथ में CCR के पूर्व निदेशक गिरीश चंद्र जोशी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द टीचर्स शो में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत शानदार ओपनिंग की है जी। और इस ओपनिंग से दर्शकों को निश्चित रूप से आनंद आया होगा, सरप्राइज भी मिला होगा कि आज नई गेस्ट के बजाय नए होस्ट कैसे हैं। तो नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी कुर्सी बिल्कुल खतरे में नहीं है। बिल्कुल कुर्सी की लड़ाई है देश में, आप जानती हैं। खैर, द टीचर शो में आपका हमारी ओर से स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह दिल्ली से श्री गिरीश चंद्र जोशी जी पूर्व निदेशक जुड़े हुए हैं, और आपने जिस ऊर्जा के साथ आज इस शो को शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि ये ऊर्जा अंत तक बनी रहेगी आपके साथ। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊर्जा भी बनी रहेगी। और आगे, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, भट्ट साहब, मैं आपको इस इनिशिएटिव के लिए वाकई में साधुवाद देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर इनिशिएटिव लिया है आपने। पूरे भारत के सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को, शिक्षकों को इस कार्यक्रम से जोड़कर जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। जी धन्यवाद मैम, और ये सब आप जैसे प्रतिभाशाली शिक्षकों के कारण ही हो पाया है। हमने इस शो की टैगलाइन दी है कि सरकारी शिक्षकों का सरकारी शो है, यानी कि इस शो में वही शिक्षक बुलाए जाते हैं जो सरकारी भी हैं और असरकारी भी हैं। जैसे आप सरकारी भी हैं और असरकारी भी हैं, तो आपकी आवाज का असर शो के शुरू में ही हमारे दर्शकों ने देखा है, और आज पूरे अगले 1 घंटे तक हम आपकी आवाज का जादू देखेंगे, सुनेंगे। तो आपका पुनः स्वागत। और हमारे शो के जो पहला सेगमेंट है उसमें आदरणीय गिरीश जोशी सर एक सवाल पूछते हैं हमारे दर्शकों से, और ये सवाल आपके लिए भी है, अगर आप उत्तर देना चाहें। इस सवाल का सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए का एक खूबसूरत सा चश्मा भेंट किया जाता है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आज का वो सवाल पूछे। सवाल स्क्रीन पर लाइव भी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सर। सर अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट है।
आज हम थोड़ी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। इस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। इस खिलाड़ी का नाम अपने खेल से जुड़ गया अपने आप, और एक औसत मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ और कॉलोनी के मैदान पर ही इन्होंने प्रैक्टिस की, खेले, और ये अभ्यास जो था वो इतना परिपक्व हुआ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक मानक बन गए। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे और लोग इनका गेम देखने जाते थे। ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल की प्रतियोगिता के 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के फॉर्मेट में 4 बार भाग लिया। 4 प्रतियोगिताएं और 4 बार इन्होंने उसका रिप्रेजेंटेशन किया इंडिया का। इन्होंने बाद में जब ये रिटायर हो गए तो इन्होंने देश में खेल के संयोजन को भी देखा। और हम किन की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर में आपको इंग्लिश वर्जन भेज देता हूं इसका। भट्ट जी, आपकी आवाज नहीं है। जी, इस सवाल का सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स की ओर से चश्मा भेजा जाएगा तुरंत, और इसके जवाब आने शुरू हो गए हैं सर। बहुत सारे दर्शकों ने इसके जवाब देने शुरू कर दिए हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आज की मेहमान और मेहमान का मेजबान विनीता जी के पास चलते हैं। जी जी, तो हम सबसे पहले आपके इस खूबसूरत आवाज के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे कि आप शुरू से ही, क्या बचपन से ही इस तरह से एकदम ओपन, इतने अच्छे तरीके से चीजों को इतने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर पाती थी, या फिर बचपन में कौन सी ऐसी घटना हुई, या बड़े होके कौन से ऐसे गुरु आपको मिले जो आप रेडियो की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ, और जो आपकी मास्टरी है जिन विधाओं में, इसकी तरफ आप कैसे मुड़ी? थोड़ा बचपन से संक्षिप्त में हमको बताइएगा। भट्ट साहब, बचपन की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी माँ को देना चाहूंगी। दरअसल बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने उस राह पे हम तीनों भाई बहनों को, मेरे 2 बड़े भाई हैं, हम तीनों भाई बहनों को उस राह पर डाला जो उस समय में शायद बच्चे खेलते थे खेलों के मैदानों में और शैतानियां करते थे। हमें पढ़ने का शौक हमारी मम्मी ने हमें डेवलप किया, और इसके लिए वो क्या करती थी कि हम तीनों को साथ में लेकर कौड़िया पुल के पास दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं शुरू से ही दिल्ली में पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, तो वहां लेकर जाया करती थी, और वहां हमने रचनाओं का संसार देखा। और वो अपने उपन्यास पढ़ा करती थी, और हम छोटा जो बच्चों का सेक्शन था, हम तीनों भाई बहन अलग अलग चले जाते थे, अपनी पसंद की किताबें निकालते थे, बैठ के पढ़ते थे, इशू करवा के घर लाते थे। और मुझे पढ़ने का इतना ज्यादा शौक हो गया कि आस पड़ोस में जो बच्चे थे, बड़े थे उम्र में, उनकी हिंदी की पुस्तकें लेकर मैं उसमें से कहानियां पढ़ती थी, अंग्रेजी की पुस्तकें लेकर उसमें से कहानियां और कविताएं पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर स्कूल की लाइब्रेरी से भी इशू करवानी शुरू कर दी। तो ये पहला कदम था मेरा साहित्य की ओर। साहित्य से परिचय मेरी माँ ने करवाया। बचपन से ही वो कविताएं लिखा करती थी, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा, तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। ये तो पहला स्टेप था। उसके बाद स्कूल में मेरी हिंदी की अध्यापिका मिसेस रस्तोगी अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उनको देखकर मुझे लगता था कि बड़े होकर मुझे भी अध्यापिका बनना है, और इनके जैसे अध्यापिका बनना है जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी लेकिन आंखों में अनुशासन। और वो चीज मुझे लगता है मैंने उनसे सीखी है। और ये मेरे विद्यार्थी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो शायद वो भी समझ लेंगे कि अगर मेरी आंखों में उन्हें अनुशासन दिखाई देता है और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, तो इसके पीछे मेरी अध्यापिका हैं। मैंने दिल्ली के शामनाथ मार्ग पर है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, वहां से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो दरअसल रेडियो की दुनिया जिसकी आपने अभी बात की थी, वहां मुझे मेरे अध्यापिकाएं जो कॉलेज में थी वो मुझे लेकर आई। हमारे साथ हमारी अध्यापिका थी डॉक्टर इंदु जैन, बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ कवयित्री, और उन्होंने न सिर्फ मेरी कविताओं को सराहा, बल्कि मुझे याद है कि उन्होंने एक कविता मेरी एक संकलन में छपवाई थी, किशोर मंच नाम की एक संकलन निकला था। तो वो पुस्तक जब उन्होंने मुझे दी तो उसमें अपने ऑटोग्राफ मैंने कहा कि नहीं आप लिख कर दीजिए, तो उन्होंने लिखा तुम्हारी अपनी पूरी पुस्तक की आशा में। तो वो एक मंत्र था जो मेरे मन को छू गया, और मुझे लगा कि मुझे अब से कविताएं बहुत प्रोफेशनल ढंग से लिखनी है या अच्छे से लिखनी है। फिर उन्होंने मुझे रेडियो का रास्ता दिखाया।
डॉक्टर चंद्रकांता केंद्रा थी, उन्होंने मुझे रेडियो का रास्ता दिखाया। और आप यकीन करेंगे, ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब अध्यापिकाएं बच्चों को इतना प्रेम करती थी कि मेरा एक कार्यक्रम था, उसके लिए उन्होंने अपनी साड़ी दी कि मैं चाहती हूँ तुम ये साड़ी पहनकर जाओ कार्यक्रम में। तो इतना घनिष्ठ संबंध रहा मेरा अपनी टीचर्स के साथ, बहुत प्रेम संबंध रहा। वीना महाजन मैम थी, उन्हें देखती ज्यादा थी, सराहती ज्यादा थी, और वो जब पढ़ना शुरू करती थी, कविता पढ़ाया करती थी संशय की एक रात, और उनका जो उतार चढ़ाव था कविता पढ़ाते हुए, वो लहजा मैंने पकड़ा। और मुझे लगा कि कविता को जब तक प्रभावशाली ढंग से गाया नहीं जाता या कहा नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो आगे रेडियो में बहुत काम आया मेरे, उसके लिए मेरे इन शिक्षकों का, इन गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब अगर मैं बात करूं मेरे पूरे व्यक्तित्व को एक दिशा देने की, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट देती हूँ जब मैंने बीएड किया दिल्ली में। सीआई है इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने वहां से बीएड किया। और जैसे माँ से मायका होता है, सीआई के सभी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर चांद किरण सलूजा सर से सीआई है। तो सलूजा सर उन शिक्षकों में से रहे हैं जो उंगली पकड़ के सही रास्ते पर लेकर जाने वालों से। उनका प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा, उन्होंने मेरी सोच बदल दी, मेरे चिंतन की दिशा बदल दी। और अगर आज मैं अच्छी अध्यापिका हूँ, अच्छी शिक्षिका हूँ, तो उसका सारा का सारा श्रेय मैं सलूजा सर को देती हूँ। तो ये वो यात्रा रही मेरी, जो मुझे लगता है मैंने कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपना सारा का सारा क्रेडिट अपने शिक्षकों को देती हूँ, और मानती हूँ कि अगर अच्छा शिक्षक मिल जाता है तो बच्चों की जीवन की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक है, परिवार के बाद पहला। और आपकी आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इस बात को बता रही है कि आप पर सारे शिक्षकों का कितना प्रभाव है। आपने खुद भी इस बात को बताया। तो रेडियो की दुनिया में सबसे पहले कैसे आना हुआ? वो कौन सा पहला कार्यक्रम था जब आप रेडियो में आए? कैसा आपको तब लगा और किसके माध्यम से आप आए? मैंने बताया ना, किंद्रा मैम थी, इंदु जैन मैम थी, इन लोगों ने रेडियो का, जो वाणी का रास्ता दिखाया। जो पहला कार्यक्रम था वो बहुत रोचक था। हम 2-3 सहेलियां गई थी वो प्रोग्राम करने के लिए, और आप आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे देख रहे हैं, तब वो नहीं था। और तब एक ग्रुप डिस्कशन था, जो सबसे पहला कार्यक्रम था रेडियो में। उस ग्रुप डिस्कशन में बाहर के भी 2-3 लोग थे, हम लोग थे, एक संचालक थे। और वो जब कार्यक्रम शुरू हुआ और रिकॉर्डिंग शुरू हुई उसकी, तो ये था कि अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे। तब हम ऐसे कहते थे दूसरे की तरफ इशारा करके। वो पहली रिकॉर्डिंग थी, बहुत मजा भी आया, अच्छी रिकॉर्डिंग हुई, एक रिहर्सल के बाद से बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई थी। वो पहला कार्यक्रम था। लेकिन वो जो ये और ये वाला इशारा था ना, वो इशारा मुझे लगता है मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे साथ मेरी दोस्त है तरुणा, वो गई थी, और आज भी हम उसे याद करते हैं उस दिन को, और बहुत हंसते हैं। मगर वो पहला कार्यक्रम था। उसके बाद धीरे धीरे और कई कार्यक्रम किए। मैं लिखती थी क्योंकि, तो मैंने छोटे मोटे कार्यक्रम करने के साथ साथ अपने फीचर रेडियो में देने शुरू किए। और तब जो नाटकों के निर्देशक थे वहां पर, कमल सर, उन्होंने मेरे फीचर्स पर कई कार्यक्रम बनाए। और कोई भी नया आइडिया उन्हें आता था, वो मुझे कहते थे, तो कई बहुत प्रसिद्ध हुए। आज भी रेडियो की जो लाइब्रेरी है उसमें मेरे लिखे हुए फीचर्स हैं। सबसे प्रसिद्ध हुआ था और सफल हुआ था भारत के लाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखा था मैंने, बहुत प्रसिद्ध हुआ था वो। तो उस पर उन्होंने फीचर बनाए, और फिर मैंने एज ड्रामा आर्टिस्ट उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कैजुअल अनाउंसर के तौर पे काम करना शुरू किया। और जब एफएम रेनबो बना था 1993 में, तब मैंने एफएम रेनबो ज्वाइन कर लिया। और तब उसका नाम एफएम रेनबो नहीं था, तब केवल एफएम हुआ करता था ये। और फिर उसके बाद से आज तक मैं रेनबो से जुड़ी हुई हूँ, कार्यक्रम करती हूँ। कई तरह के कार्यक्रम है। अभी कार्यक्रम इसी प्रोग्राम में बताऊंगी कि कौन कौन से कार्यक्रम जो मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं, और कैसे वहां तक पहुंची, कैसे किया, सकारात्मक प्रभाव उनका कैसे पड़ा। लेकिन इतना जरूर है कि रेडियो ने मेरे जीवन को एक बहुत सकारात्मक मोड़ दिया। और आमतौर पे जैसे कहते हैं ना कि हमारे व्यक्तित्व पर इस बात का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बचपन से ही मैं टीचर बनना चाहती थी, मैं शिक्षिका बनी। अब
एक बात है जो आप लोग भी मानते होंगे कि शिक्षक हर साल वही किताबें, वही सिलेबस, वही पाठ, और बच्चों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन रूटीन ऐसी रहती है, तो कहीं ना कहीं मोनोटोनस होने शुरू हो जाते हैं। मुझे ये समस्या कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ में, टीचिंग के साथ में, पढ़ाने के साथ में जो रेडियो मेरा निरंतर चलता रहा, उसने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया मेरे प्रोफेशन को। यानी रेडियो ने अगर मेरे क्रिएटिविटी को, ऊर्जा को बनाए रखा, सकारात्मकता को बनाए रखा, तो टीचिंग ने, हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ मैं, हिंदी साहित्य ने मेरे रेडियो कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखा। तो मेरे दोनों ही प्रोफेशन दरअसल कहा जाए तो एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया मैम, आपने बिल्कुल सही बात की कि आपका हिंदी का शिक्षक होना, शिक्षिका होना और रेडियो में आना, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हमेशा। तो अभी हम आपके अनुभव को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज जो आपने शुरुआत की है, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बड़े सरप्राइज थे। फरीदा शौक हैं कश्मीर से, नवीन यादव जी हैं, जगबीर नेगी जी हैं, मनमोहन चौधरी जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं दिल्ली से, राजीव कुमार शर्मा जी हैं हल्द्वानी से, शिवांगी पाठक, गिरीश चंद्र जी, अपूर्व पंत जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, ये मनीषा टीकादार जी, ये सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त शुरुआत आज हुई है। अरुण कुमार जी, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, और मैं सबसे क्षमा चाहते हुए सबके कमेंट्स में लाइव कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं। दरअसल शिक्षक, आप जानते हैं कि शिक्षक को एक अच्छा आरजे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा जॉकी होना चाहिए। और आप उस प्रोफेशन में भी आप डबल हैं, मतलब स्क्वायर में हैं आप, एक तो टीचर हैं, ऊपर से रेडियो में तो जो लोग रेडियो के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, हाथ आजमाना चाहते हैं, या हमारे जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अगर रेडियो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या टिप्स देंगी, कौन कौन से तरीके हैं, और उनको क्या करना चाहिए कि वो रेडियो में सक्सेस हो सके, सफल हो सके? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हम निश्चित करें कि हम करना क्या चाहते हैं। क्या केवल भीड़ में शामिल होकर रेडियो में पहुंचना चाहते हैं, या रेडियो ही क्यों, आवाज की दुनिया में आना चाहते हैं? तो स्ट्रगल बहुत है, परिश्रम बहुत ज्यादा है, और परिश्रम केवल इसलिए नहीं है कि हमें लाइन में लगना पड़ेगा या धक्का मुक्की, ऐसा नहीं है। परिश्रम से तात्पर्य यह है कि आपको अपने पर बहुत काम करना होगा। एक, सबसे पहली चीज, उच्चारण की शुद्धता। दूसरी, भाषा पर पूरी पकड़ होना बहुत जरूरी है। देखिए, भाषा को लेकर मेरा एक मानना है, आप भाषा का सम्मान कीजिए, भाषा आपको सम्मान दिलाएगी। यानी आप कोई भी भाषा बोले, चाहे आप हिंदी बोले, चाहे आप अंग्रेजी बोले, या कोई प्रांतीय भाषा बोले, उसमें शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। और एक जो ट्रेंड चल पड़ा है, मुझे क्षमा करें वो लोग जो इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा मानना है, इसलिए मैं अवश्य कहूंगी ये बात। आज एक फैशन सा हो गया है ये कहना कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती है। ये नाट्यता मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि ऐसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है बोलते हुए। उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि रेडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेडियो में जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो है उच्चारण की शुद्धता। आपका एक एक शब्द मोती की तरह आपके मुंह से झरना चाहिए, तभी आप रेडियो की दुनिया में कदम रख सकते हैं या आवाज की दुनिया में आ सकते हैं। क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां पर श्रोता आपसे संबंध आपकी आवाज के जरिए बना रहा है। वो आपका चेहरा नहीं देख रहा है, वो आपको सशरीर नहीं देख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहा है, वो केवल आपकी आवाज के जरिए आपका मुरीद बन रहा है। अगर आपकी आवाज में प्रभावित करने की क्षमता नहीं है तो आप श्रोताओं से जुड़ नहीं सकते। अगर आपके उच्चारण में शुद्धता नहीं है, और साथ ही यदि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, शब्दों की दुनिया से खेलना आपको नहीं आता, तो आप एक अच्छे वक्ता या अच्छे एंकर नहीं बन सकते। तीसरी बात है कि आपको अपनी आवाज को एब्यूज नहीं करना है, आपको अपनी आवाज को बराबर मखमली बनाकर रखना है। इसके लिए थोड़े बहुत उपाय किए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, और एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ खान पान भी छोड़ना ही पड़ता है। कुछ त्याग तो आवश्यक है ना, यदि कुछ पाना होता है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो आवाज की दुनिया बहुत हसीन है, बहुत सुंदर दुनिया है ये। और इसमें जो प्यार मिलता है श्रोताओं का,
भट्ट साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, श्रोता आपको अपना सब कुछ मान लेते हैं, आपको आदर्श मान लेते हैं, वो आपको अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताकर आपसे उनका सॉल्यूशन भी मांगना शुरू कर देते हैं। इतना प्यारा संबंध बन जाता है अपने श्रोताओं के साथ। तो रेडियो की दुनिया आपको देती बहुत कुछ है, लेती कुछ भी नहीं, देती बहुत कुछ है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस रेडियो ने आपको जो दिया है वो आज हम भी उसके थोड़े से छींटे हम अपने दर्शकों श्रोताओं के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जी। माध्यम से जो हमें मिला है। और आज जब आपने शुरुआत की तो बहुत सारे दर्शकों ने सोचा कि शायद मैं आज गेस्ट हूँ, क्योंकि कई कई बार मनीषा टीकादार जी हैं कलकत्ता से, वो लिख रही हैं एक्सीलेंट एंड सरप्राइजिंग स्टार्टिंग। मुझे लगा कि देवकी सर खुद ही शो के गेस्ट होंगे। दरअसल 137वां शो है और लगातार कई बार लोगों ने कमेंट किए कि मैं गेस्ट के रूप में आऊँ, लेकिन मैं अपने ही प्रोग्राम में गेस्ट बनना मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं हमेशा होस्ट ही हूँ शुरू से। और आकाश चलिए सारस्वत जी मनीषा हमारे जी, उम्मीद है इस बात की कि कभी शायद मुझे ये प्रोग्राम पूरा होस्ट करने का मौका मिला तो डेफिनेटली गेस्ट जो हैं वो हम देवकी नंदन जी को ही बुलाएंगे। क्या बात है, क्या ये भी बात सही है। है। आज हमें बहुत दिनों से हमारे जो को-होस्ट हैं मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कोई महिला होस्ट हमारे साथ होनी चाहिए। आज लगता है कि बहुगुणा जी की तलाश भी पूरी हो गई होगी। वो अगर स्वस्थ जी होंगे और शो देख रहे होंगे, तो जी निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। एक सवाल आपके लिए संभवतः भेजा है गिरीश चंद्र जी, हमारे एक दर्शक हैं, स्क्रीन जी। पर लाइव भी है। वो कह रहे हैं, प्रणाम विनीता जी। रेडियो संचार का आम जनमानस से जुड़ा हुआ प्रमुख साधन है, जिसमें उद्घोषक की हाव-भाव, विचार के साथ-साथ प्रस्तुतिकरण कर सूचनाओं के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका पहला प्रश्न है कि आपके प्रमुख व पसंदीदा उद्घोषक कौन हैं और क्यों हैं? और दूसरा वो पूछती हैं कि क्या रेडियो में भी योग्यता की कद्र है या वहाँ भी कभी-कभी योग्य को दरकिनार कर दिया जाता है? दोनों ही प्रश्न गिरीश जी बहुत सुंदर हैं। पहला तो आपने मेरे मन को छू लिया, क्योंकि आपके पहले प्रश्न के ज़रिए मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को याद करने का मौका मिल गया जिन्होंने मुझे वो बनाया जो शायद वो मुझे जिस रूप में देखना चाहते थे। सबसे पहला नाम मैं लूँगी राजीव सक्सेना। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आवाज़ की दुनिया में वो मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। उन्होंने मुझे माइक पर कैसे बोलना है, ये सिखाया। देखिए, आम बोलने में और माइक पे बोलने में बहुत अंतर होता है। और जो लोग शुरू से ही रेडियो से जुड़े हुए हैं या आकाशवाणी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो राजीव सक्सेना का नाम अवश्य जानते होंगे। राजीव सक्सेना की आवाज़ जो थी ना, मोहम्मद रफ़ी की अगर आपने आवाज़ सुनी है, राजीव सक्सेना गद्य के मोहम्मद रफ़ी थे, मैं ये कह सकती हूँ। वो बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया और वे मेरे आदर्श थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके जैसा डेडिकेटेड एंकर, उद्घोषक मैंने आज तक नहीं देखा। महिलाओं में माधुरी चतुर्वेदी हुआ करती थी, अब वो रिटायर हो गई हैं। बहुत मीठी आवाज़ थी उनकी। आवाज़ में मिठास होने की क्या कीमत होती है, क्या महत्व होता है, ये मुझे माधुरी जी ने सिखाया था। उससे पहले जब तक मैं रेडियो में आई नहीं थी और सुना करती थी बचपन से ही, तब एक आवाज़ आती थी देवकी नंदन खत्री साहब की। भारी गंभीर आवाज़ में देवकी नंदन पांडे जी की मैं माफ़ी चाहता हूँ मैम। देवकी नंदन पांडे जी, आई एम सो सॉरी, देवकी नंदन पांडे जी। कमेंट भी आ गया, देखिए प्रोफेसर प्रभात उप्रेती हमारे शो में आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने आपकी जी, आवाज़ जी, लिख जी, दी है। जी। देखिए, कह रहे हैं कि जी, जी, देवकी जी, नंदन जी। पांडे जी की आवाज़ आज भी आदर्श आवाज़ के जैसे मालिक रहे, वो दुर्लभ थे। जी। उनके बारे में आपके विचार भी जानना चाह रहे हैं उप्रेती जी। जी। यही उनकी आवाज़ में मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले ही वो शायद रिटायर हो गए थे। उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी धीर गंभीर आवाज़ थी। ये आकाशवाणी दिल्ली है। आप यकीन मानिए, वो आवाज़ में सुनती थी तो मुझे लगता था एक ना एक दिन मुझे ऐसे बोलना है। और ये बात और है कि शुरू में मैं चाहे फॉर्मल रेडियो से जुड़ी थी, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पे उद्घोषणाएं करती थी। उसके बाद मैं एफएम में आ गई। एफएम में औपचारिकता कम है और रवानगी ज्यादा है। तो जो मेरा आरंभ था इस कार्यक्रम का, वो एफएम का आरंभ था। और जैसे हम एफएम में बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमें सीधे जुड़ना होता है अपने श्रोताओं के साथ, तो इसीलिए उन्हीं की भाषा में और उन्हीं के तरीके से हमें बात करनी होती है। लेकिन जो एक आकाशवाणी का स्तर है, धीरता, गंभीरता और उच्चारण, ये जीवन में उतारे जाने वाले 3 गुण हैं, जो आपके व्यक्तित्व को क्या से क्या बना देते हैं।
और आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या रेडियो में भी योग्यता को महत्व मिलता है या योग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है? तो गिरीश जी, रेडियो में जैसा मैंने अभी आपको कहा, ये श्रव्य माध्यम है। यदि योग्यता नहीं होगी तो आप रेडियो की दुनिया में या आवाज की दुनिया में टिक नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी है हमारी आवाज है, और अगर आवाज सही नहीं है तो हम ऑन एयर जा ही नहीं सकते। तो यहाँ जितना योग्यता का पैमाना रखा गया है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपकी बातें सुन के मुझे वो गीत याद आ रहा है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। बिल्कुल जी 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 सब जी। आपकी आवाज हमेशा याद रखेंगे। इस कार्यक्रम में आप आई और आप इतनी खूबसूरत आवाज की मलिका हैं, और उतना ही सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण है। लगातार जो है दर्शक उस पर सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और शालिनी मेखला जी कह रही हैं कि टीचर सुंदर बोलना, सुंदर हंसना, सुंदर परिश्रम करो, भाषा का सम्मान करो, उच्चारण की शुद्धता रखो, आवाज को प्रभावित करो, आवाज का व्यायाम करो, आवाज की दुनिया बना लो, श्रोताओं से अच्छे से जुड़ो। आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद दे रही हैं शालिनी जी। तो बहुत शुक्रिया शालिनी जी। जी, आपने जो बात कही इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, जो आप थोड़ा सा ऑब्स्क्योर गई भी थी, लेकिन वो विस्तार से आपने नहीं बताया। आजकल एफएम चैनल्स बहुत सारे आ गए हैं, तो स्टाइल आजकल एक तो आपने जैसे आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत की एफएम स्टाइल में, एक ये स्टाइल है, और दूसरा जो है आपका जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, जैसे आपने देवकीनंदन पांडे जी की बात की। मैं बहुत छोटा था तब रेडियो सुनता था, तो उनके 8 बजे सुबह समाचार और शाम को 8:45 बजे समाचार आता था रेडियो में, उनकी आवाज में, तो आवाज सुन के मजा आ जाता है उनकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो क्या अंतर है एफएम के लिए बोलने में और ट्रेडिशनल रेडियो के लिए बोलने में, और उसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये भी थोड़ा बताइए। जी, देखिए, जो ट्रेडिशनल रेडियो की भाषा है उसमें मैंने आपको वैसे 3 गुण बता दिए: धीरता, गंभीरता और उच्चारण की शुद्धता। तो पहले जब तक एफएम नहीं आया था तब तक रेडियो को बहुत धीर और गंभीर माना जाता था, और एक एक शब्द रेडियो का माना जाता है कि जो रेडियो से बोला गया है या रेडियो के द्वारा हमने सुना है वो सही है। तो तथ्यों की शुद्धता पर भी बहुत विचार किया जाता है। आपको मैं आकाशवाणी के लिए कह सकती हूँ, किसी प्राइवेट चैनल्स के लिए नहीं कह सकती इस समय। आकाशवाणी पर जो भी बात कही जाती है वो तथ्यों की शुद्धता से होकर गुजरती है। तो एक तो ये बात बहुत प्रमुख है। दूसरा, प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा जो लय है आकाशवाणी की वो स्लो है, ताकि एक एक शब्द को श्रोताओं तक पहुंचाया जा सके। दूसरी बात यह है कि आकाशवाणी दिल्ली के या पूरे देश के, क्योंकि ये तो स्टेशन ऑफ द नेशन है आकाशवाणी, यहाँ पर जो भी कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो हर वर्ग के लिए हैं, हर तरह के श्रोताओं को केटर किया जाता है। तो इसी वजह से कोशिश ये की जाती है कि हमारी बात एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और वे इसे सादगी के साथ आत्मसात कर सके। यह है आकाशवाणी की बात। एफएम के साथ ये है कि एफएम यंग चैनल माना जाता है, और यंग चैनल से तात्पर्य यह है कि इसमें यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। और यूथ जो है, ये आप लोग भी जानते होंगे कि हमेशा ही बहुत जल्दी में रहता है। तो उनकी जो बातचीत का पेस है, अगर हम उससे कदम से कदम मिलाकर नहीं जुड़ेंगे तो हम फिर यूथ की नजरों में आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए सच्चाई ये है कि उनके साथ हमें आवाज की थोड़ी सी तेजी भी रखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं समाचार पढ़ती हूँ, एफएम रेनबो पर हर 1 घंटे में समाचार आते हैं, तो समाचार बहुत गंभीरता के साथ पढ़े जाते हैं। अगर कभी भी आप मेरा कार्यक्रम सुने तो आपको ये बात पता लगेगी। लेकिन समाचारों के बिल्कुल बाद जब कार्यक्रम शुरू होता है तो उसकी रवानगी ही कुछ और होती है। उसमें हमें कम से कम समय में बोलना होता है, क्योंकि एफएम के लिसनर्स जितने भी हैं, एफएम के जो श्रोता हैं, वो बातें ज्यादा नहीं सुनना चाहते, वो संगीत सुनना चाहते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी एफएम पर संगीत सुनाना होता है, जबकि आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रमुख होते हैं। तो यही वजह है कि उन दोनों के बोलने का अंदाज भी बिल्कुल अलग अलग है। अगर मैं आकाशवाणी पर बहुत जल्दी बोलूंगी तो कार्यक्रम का गुण समाप्त हो जाएगा, और अगर मैं एफएम पर बहुत धीमे बोलूंगी तो भी कार्यक्रम समाप्त ही हो जाएंगे, कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो ये अंतर है इन दोनों तरह के तरीकों में, दोनों का प्रस्तुतिकरण अलग है।
बहुत कमाल का आपने जवाब दिया मैम, मतलब आपको 100 में से 101 नंबर दिया जा सकता है इन जवाबों के लिए। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो प्रभात उपेती जी फिर से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमीन सायानी जैसे एंकर को आप क्या मानेंगी? अमीन सयानी तो हम सबके गुरु हैं। अमीन सयानी जी ने तो दरअसल हम लोगों को एक रास्ता दिखाया, उन्होंने बताया कि इसे हम प्रोफेशन के तौर पर कैसे अपना सकते हैं। वो तो अपने आप में मास्टर हैं, तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उनकी गीतमाला मैं अपने कारवां पर सुनती हूँ लगातार, उनका प्रस्तुतिकरण सुनती हूँ, बहुत कुछ सीखा है उनसे, हमने बचपन से ही सीखा है। मुझे याद है बचपन में वो तब ज्यादा कार्यक्रम तो होते नहीं थे, ना टेलीविजन पर ना रेडियो पर, तो एक प्रोग्राम आता था बिनाका संगीत माला, सिबाका हो गया बाद में, तो वो संगीत, उनकी आवाज के लिए, उनके प्रस्तुतिकरण के लिए वो कार्यक्रम हम लोग सुना करते थे बचपन में। तो दरअसल एफएम वगैरह तो हमने आप करना शुरू किया। अमीन सयानी जी तो हमारे सबके गुरु हैं, वो तो तब एफएम के तर्ज पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे। हाँ, हर बुधवार को तो क्या शाम 8 बात बजे है। से 9 हर बुधवार शाम जी। 8 से 9 आता था बिना का गीतमाला, फिर बाद में सिबा का गीतमाला हुआ, तो बड़ा इंतजार रहता था। सिलोन रेडियो से बड़ी मुश्किल से पकड़ता था वो, कभी साफ भी नहीं आता था कई बार। बिल्कुल आपने हाँ, पुरानी यादें ताजा कर लेकिन आप मुझे पुराना मत समझ लीजिएगा कृपया। नहीं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल फ्रेश है, आप तो एकदम फ्रेश है। आपकी आवाज से, जिस तरह से आपने शुरुआत की, पहली बॉल में ही छक्का लगाया आपने आज। इससे जुड़ी एक बहुत मजेदार बात आपको बताती हूँ। आमतौर पे क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जो मेरे रेडियो के श्रोता हैं, वो चेहरा तो देखते नहीं, उनको तो पता नहीं कि मैं तो अच्छी खासी, जैसे अभी आपने कहा पुराना, तो वो पुराना चावल तो नहीं समझते, वो तो बिल्कुल फ्रेश बिरयानी समझते होंगे। तो जो हमें पहले पत्र आया करते थे, अभी भी बहुत संभाल के रखे हुए हैं। अब एसएमएस आते हैं, फोन कॉल आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो बहुत लुभावने और मन भावन होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि आवाज से उम्र का तो पता लगता नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आवाज की एक ये भी है कि आवाज से कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। हाँ, नहीं, आपका और लता जी का जो आवाज का मामला है एक सही है, उनका भी अभी तक गा रही है बहुत खूबसूरती से, तो आप भी उनसे किसी तरह से कम नहीं है। हमारे इतना बहुत सारे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक नहीं मिला है। वाह, चलिए बधाई आपको, एक पार्टी बनती है इसकी। बिल्कुल। हमारे जो एक्सपर्ट एंकर थे आज, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, वो शो को देख रहे हैं, और हेमंत बिष्ट जी नैनीताल से हैं। वो कह रहे हैं कि वाह, धीरता और गंभीरता आप में है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने भी कहा है कि रेडियो जॉकी के साथ साथ मंच संचालन में भी आप सिद्धहस्त हैं, एक योग्य रिसोर्स पर्सन भी हैं। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उस पक्ष पर भी बात करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये जानना चाहता था, आपके विचार जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल में चूंकि स्कूल बंद है, अभी आज खबर आई कि दिल्ली के स्कूल फिर अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं, पूरे देश में लगभग बंद है स्कूल, तो इस ऐसे में रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि रेडियो का किस तरह से इस्तेमाल इस कोरोना के दौर में बच्चों के लिए और टीचर्स को करना चाहिए? हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है, बल्कि बड़ा आपने मन को छूता प्रश्न पूछ लिया। पहले लेकिन एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी, दिल्ली के सभी स्कूल बंद नहीं है, हमारा स्कूल खुला है, हम हर रोज जा रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग हर रोज जा रहे हैं और पूरा समय बैठ रहे हैं। तो पहली बात, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम स्कूल से ही लेते हैं। तो आपने ये कहा कि इस समय में जब बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे हमसे जुड़े और अच्छे से पढ़ाई हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने ये कही कि रेडियो को कैसे जोड़ा जा सकता है। रेडियो को मात्र ऑनलाइन टीचिंग से ही नहीं जोड़ा जा रहा भट्ट साहब, बल्कि रेडियो को मैं कई माध्यमों के रूप में प्रयोग करती हूँ। दरअसल मैं कुछ एक प्रोग्राम करती हूँ, उनमें से एक है हेल्पलाइन। हेल्पलाइन में कई बार गेस्ट होते हैं साइकेट्रिस्ट, जैसे कल मेरा कार्यक्रम है, उसमें एक साइकेट्रिस्ट हैं जो गेस्ट होंगे, मुझे उनसे बात करनी होगी और श्रोताओं के प्रश्न उनसे पूछती हूँ और उनके और श्रोताओं के बीच में एक मध्यस्थ का काम करती हूँ। तो मैंने पिछले 3 कार्यक्रम लगातार इस बारे में किए कि जो कोरोना काल में बच्चों के विशेष रूप से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, उसका क्या उपाय है। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स मैं अपने विद्यार्थियों को भी भेजती हूँ ताकि वो इसे सुने और गुने।
और इसके अलावा रेडियो तो हमारा FM रेनबो जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होता है, तो बाद में भी लोग सुन सकते हैं उसे। इसके अलावा कई, जैसे दाखिले की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरू हुई, तो कई बार एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। मैं कार्यक्रम करती हूँ परवाज़ है काम तेरा, एक कार्यक्रम करती हूँ सिटी लाइट्स। इसमें हम एक्सपर्ट से बात करते हैं जो कई बार एडमिशन टीम से जुड़े हुए होते हैं, और उनसे बात करते हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं अवश्य पूछती हूँ और अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाती हूँ। अपने ही नहीं, जितना भी मेरा मित्र मंडल है उन सबको वो रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ ताकि वो अधिक से अधिक दिल्ली के बच्चों तक वो जानकारी पहुंचा सकें। कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, उनमें मेरे विद्यार्थी मेरे साथ जाते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो कोरोना से ही जुड़ा एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे विषय याद आ रहा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग कितनी कारगर, इस पर कुछ अध्यापकों को, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के, कुछ पब्लिक स्कूल के, कुछ गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अध्यापकों को भी बुलाया गया था और विद्यार्थियों को भी बुलाया गया था। तो मेरे 3 विद्यार्थियों ने उस कार्यक्रम में शिरकत की थी। और आपको मैं एक और बात यहाँ पर, क्योंकि बात चली है तो शेयर करती हूँ कि केवल रेडियो में ही नहीं बल्कि मेरे विद्यार्थी जो हैं वो और भी कई मंचों पर आगे आ रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हमारी दिल्ली में तो कई ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, कभी जैसे मेगा PTM है या यूथ हेल्पलाइन है, युवा हेल्पलाइन है, तो इनके जिंगल्स बहुत बजते हैं। तो मेरे विद्यार्थी मेरे साथ बहुत सारे जिंगल्स में अपनी आवाज दे चुके हैं, और कुछ एक तो खुद जो हमारी शिक्षा मंत्री है उन्होंने सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करवाए हैं। ये जो जितने भी दिल्ली सरकार के जिंगल्स हैं ये हम सेक्रेटेरिएट में जाकर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं अपने कई विद्यार्थियों को अपने साथ लेकर जाती हूँ, तो मेरे बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है इन कॉन्टैक्ट्स के जरिए। तो ना केवल वो रेडियो की दुनिया देख रहे हैं बल्कि ये जिंगल्स की दुनिया भी देख रहे हैं, इसमें भी अपनी आवाज दे रहे हैं। और बहुत प्रसिद्ध हुआ था जो ये जो युवा हेल्पलाइन का जो जिंगल था वो भी, और इसके अलावा मेगा PTM का, उसमें मेरी बच्ची की आवाज है, मेरी भी आवाज है, आप सुन सकते हैं जी। बहुत अच्छा, हम सुनेंगे उसको। जिंगल्स आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, बोलती हैं, ऐसा हमने सुना है जी। अगर मौका मिलेगा तो हम इस कार्यक्रम में आपसे लाइव सुनने की कोशिश करेंगे, अगर आपको याद हो कोई जिंगल। ऐसा जिंगल याद तो नहीं है कोई, लेकिन रिकॉर्डिंग अगर आपने कही होती तो मैं जरूर लेकर आती और स्क्रीन शेयर करती उसकी या सुनवाती उसे। तो ऐसे कई जिंगल्स हैं जो, या कार्यक्रम की कोई क्लिप अगली बार के लिए भी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक दर्शक है मैम नवीन यादव जी, वो कह रहे हैं कि रेडियो स्टेशन स्टार्ट करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? यूट्यूब और इंटरनेट के समय में रेडियो का भविष्य क्या है? 2 सवाल है। देखिए नवीन जी, आपने मुझसे बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछ लिया। मैं एंकर हूँ, अपनी आवाज देती हूँ, रेडियो स्टेशन की मालिक नहीं हूँ, इसलिए ये क्या आवश्यक है ये मैं नहीं बता सकूंगी, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ। लेकिन आपने ये पूछा कि यूट्यूब और इंटरनेट के समय में रेडियो का भविष्य क्या है। रेडियो तो तब से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा, ना रेडियो कहीं जा रहा है ना जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग कंधे हैं रेडियो को संभालने के लिए, रेडियो अपनी जगह बनाए रखेगा। वाह, बढ़िया। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ गिरीश चंद्र जोशी सर भी हैं। हम वो भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, और अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो हम निवेदन करेंगे कि वो भी आपसे कुछ बात करें। लेकिन गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि रेहान फजल, अखिल मित्तल, लवली निगम, राजेश जोशी, रूपा झा, यूनुस खान, राजेंद्र त्रिपाठी, अमीन सायानी आदि कई मेरे पसंदीदा उद्घोषक रहे हैं, और आज से आप भी हैं। चलिए एक और प्रशंसक आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कार्यक्रम सुनिए। जी जोशी सर। नहीं, इन्होंने आज खासतौर से मेरे 2 जो प्रमुख और जिनका मैं फैन रहा वो उद्घोषकों के नाम लिए, अमीन सयानी जी और देवकीनंदन पांडे जी। अमीन सयानी जी के साथ तो ऐसी यादें जुड़ी हैं कि मैं 10th में था और बिनाका गीतमाला तब सुना करता था, 1970s की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं दिल्ली में जहाँ रहता था वहां से बस लेके मैं सिलोन एम्बेसी पहुंच गया, क्योंकि सिलोन एम्बेसी वालों ने हिंदी उद्घोषकों की कुछ लिस्ट मांगी थी कि वो इंटरव्यू करना चाहते थे। तो मैंने कहा जी मैं तो अमीन सयानी का फैन हूँ और रेडियो सिलोन से BBC आता है, तो उन्होंने फॉर्म दिया कि आप भर के दीजिए, आप तो अभी बच्चे हो। और मैं शायद 11th क्लास में था, तो उन दिनों 11th ही होती थी,
गवर्नमेंट में 12th क्लास नहीं थी, तो हमारा लास्ट बैच था दिल्ली में जिसने 11th क्लास पास की। हमारे आगे आने वाले बैच को, फॉलोइंग बैच को 11th एंड 12th करना पड़ा था। 74 की बात। फिर अमीन सयानी के प्रति इतना पैशन था कि मैं बॉम्बे एक रिकॉर्डिंग वर्कशॉप में गया, NCPA में, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और वहां मैंने जाते रिकॉर्डिंग से ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट था कि अमीन सयानी से कैसे मिला जाए। तो बॉम्बे में मिलना किसी से मतलब एक 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 बड़ा दुष्कर कार्य है। तो मुझे पता चला वहां एक चौगले नाम की मैडम थी महाराष्ट्र, उनको लगा ये बड़ा पैशनेट है अमीन सयानी जी को। तो उन्होंने बताया देखो मैं आपको राज की बात बताती हूँ, ये एक बिल्डिंग है, इसके 4th फ्लोर में एक स्टूडियो है और वहां अमीन सयानी जी बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट को रिकॉर्डिंग करते। अरे मैंने तो रात देखी, मैंने तो रिकॉर्डिंग अपना सेशन छोड़ा, वर्कशॉप से मैं पहुंच गया बॉम्बे की उस बिल्डिंग में। अब चौकीदार अंदर ही ना जाने दे मुझे कि भाई किससे मिलना है, क्या मिलना है, और मैं बड़ी मिन्नतें करके उससे, और बाद में फिर किसी से उसको फोन करवा के, लैंडलाइन फोन होते थे वहां, उससे फोन करा। मैं ऊपर गया और ऊपर जाके जो मैंने देखा, मेरी दुनिया ही बदल गई। मतलब एक छोटा सा कमरा 10 बाई 12 का, उसमें अमीन सयानी जी बैठे हुए हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बड़े स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बच्चे हैं। तो मैंने अमीन सयानी जी के ऑटोग्राफ लिए। तो मैंने अमीन सयानी जी कहते आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली में हम एक स्टूडियो बना रहे हैं, और मैंने ऐसी कुछ उनसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया और कहा कि नो आई विल कम, आई विल डेफिनेटली कम, यू मेक द रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक्सेट्रा। तो अमीन सयानी का बहुत बड़ा फैन था। और देवकीनंदन पांडे तो हमारे घर के आगे वाली जो लाइन थी किदवई नगर में, वहां रहा करते थे, और वो मेरे कितने भाग्यशाली आप। हाँ, और उनके लड़के जो सुधीर पांडे जी हैं, वो फिर बाद में NSD और ड्रामा वगैरह करते थे, उनकी डॉटर थी वो भी करती थी, तो उनसे पारिवारिक रिश्ते थे। तो वो उनकी आवाज हम यदाकदा सुनते थे, और मैं उनके काली अचकन होती थी, बड़ा सा कोट होता था, उसमें एक पजामा होता था, और वो समाचार पढ़ के हमारे घर आया करते थे। वो बड़ी बड़ी मधुर यादें हैं उस जीवन की। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आवाज की दुनिया में एक बहुत निरंतर चेंज है। मतलब आप पॉडकास्ट में हैं, आप इंटरनेट में हैं, आप ये हैं, और जब ये गिरीश चंद जी मेरे नाम राशि के उन्होंने सवाल पूछा कि रेडियो का भविष्य क्या है, तो मुझे लगता है रेडियो का भविष्य तो इतना उज्जवल है कि टीवी आपको बनाता है पैसिव। बल्कि कार में, मैंने अमेरिका की स्टडी में जब गया था, तो वहां हमने कई नॉवेल्स तो कार में बैठे बैठे ट्रेवल करते करते ही सुने थे, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जा रहे थे, और 2 नॉवल रेडियो में लगाए और सुने। तो रेडियो तो कभी खत्म हो नहीं सकता इस देश, इस वर्ल्ड से। और रेडियो की जो रीच है अमेजिंग। वहां टेलीविजन कभी सोच नहीं सकता कि टेलीविजन वहां पहुंचेगा जहां रेडियो पहुंच गया। जो है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाला हिसाब है। तो रेडियो का इतना 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 व्यापक फलक है रेडियो का। रेडियो के जो चेंजेस आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचती हैं? आपका मतलब है जो रेडियो का स्वरूप बदल रहा है? हाँ, रेडियो का स्वरूप, आवाज की दुनिया का जो स्वरूप बदल रहा है, वो आपने कुछ उसमें हिंट दिया हमें कि आजकल ये है। मैं आपसे एक मेरी व्यक्तिगत राय है, पता नहीं आप कैसे लेंगी। मान लिया आप रेनबो में आप करती हैं और हम आपको सुनते हैं, विनीता जी का प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, तो विनीता जी एड्रेस करते करते आप हिंदी का तो शुद्ध उच्चारण कर लेती हैं, तो क्यों ना क्षेत्रीय भाषाओं के भी कुछ शब्द इस्तेमाल करें। जैसे हम नमस्ते कह रही हैं तो आप वणक्कम कहिए, तो दिल्ली के जितने तमिल वाले हैं अरे वाह, या नमस्कार कहिए, तो जितने बंगाली हो गए अरे वाह, ये तो हमारी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उनके जो एक्सप्रेशन के जो छोटे छोटे नुक्ते हैं ना, वो यदि आप यूज करें अपने अपने कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में यूज करने का उनका ट्रांसलेशन बता दीजिए कि इसका ये ट्रांसलेशन और देश की इस अंचल में बोली जाने वाली इस भाषा का ये एक्सप्रेशन है, तो देखिए हिंदी की कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी, और हिंदी कैसे सम्मान देगी दूसरी भाषाओं को, और तब दूसरी भाषाएं हमारा सम्मान करेंगी। ये मुझे बहुत सटीक बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। और अगर आप हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हो तो आप वाकई इस बात को जानेंगे कि न सिर्फ एक एक शब्द, बल्कि कई बार हम लोग कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसमें हमारे श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं फोन लाइन के जरिए। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनसे उनके प्रांतीय भाषा में बात करें,
और जहां तक संभव हो उन्हें इतना कंफर्टेबल महसूस करवाएं कि वो अपनी बात हमसे बेझिझक बिना सोचे करें। तो इसके लिए थोड़ा बहुत ये हमारी वर्कशॉप्स भी होती हैं जिसमें हमें इस तरह के कई शब्दों से परिचित भी करवाया जाता है। तो आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है और मैं वाकई आपको इस बात के लिए जोशी जी साधुवाद देना चाहती हूँ कि ये जो इतनी बारीकी से आपने इस बात को पकड़ा है कि रेडियो की पहुंच कैसे हर उस व्यक्ति तक हो जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है। तो ये बहुत सुंदर बात कही है आपने और मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ इस बात के लिए। उसके साथ साथ आपका कहना यह है कि उद्घोषक या उद्घोषिका को बहुभाषीय भी होना चाहिए। उसको मेरे को दिक्कत यह है कि अब हिंदी वाले जो है ना इतने घमंडी हैं कि हिंदी 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 के नाम से हमने हिंदी को खत्म कर दिया है ना। यदि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं तो इंग्लिश में जैसे कहा जाता है ना, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। यदि हम सम्मान करेंगे दूसरी भाषाओं का तो दूसरी भाषाएं डेफिनेटली। अब कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखिए आप, है ना, सब आते हैं, सब हिंदी में बोलते हैं। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म का एक गाना था ना, आमी तुम को भालोबाशी, कुछ ऐसे गाना था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो उन्होंने पंजाबी में कहा, बंगाली में भी कहा, मराठी में भी कहा, इसमें भी कहा। वो 6-7 भाषाओं में वो गाना, और इतना वो प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि वो एक्सप्रेशन था, एक आंचलिक प्रादेशिक एक्सप्रेशन था जिसको सबने पसंद किया। तो इसलिए यदि आप अपने प्रोग्राम में डिफरेंट अंचल की भाषाओं के शब्द जोड़ेंगी तो वो भाषा भी सम्मानित होगी और हिंदी का भी विकास होगा। ये मेरा मानना है। आपने बिल्कुल सही कहा है और अभी इस कार्यक्रम में मैंने थोड़ी देर पहली बार कही भी थी कि यू गिव रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज विल गेट यू रिस्पेक्ट। तो जब तक हम खुद किसी भी भाषा को, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो, देखिए हम सीमित जानकारी या सीमित योग्यता रखते हैं, हर भाषा तो हमें नहीं आती, लेकिन इतना जरूर है कि हर भाषा को सम्मान दिया जाना बहुत जरूरी है। और जो बात आपने कही है जोशी जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि यदि हमें श्रोताओं से जुड़ना है तो हमें उनकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। और इस बात को मैं सिर्फ रेडियो की दुनिया से ही नहीं रखना चाहती, मैं अपनी कक्षा में भी इस बात को लेकर जाती हूँ कि अगर हमें, क्योंकि हमारी कक्षा में भी हर तरह के बच्चे होते हैं, हर जगह के बच्चे आते हैं, अगर हम उन बच्चों को उनकी भाषा तक उतरकर या उनकी भाषा तक पहुंचकर नहीं समझाएंगे तो उनमें हेजिटेशन आ जाएगी। और रहा सवाल, एक और बात इससे जुड़ी हुई मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे कई बच्चे हमारी कक्षाओं में ऐसे होते हैं जो किसी वजह से माइग्रेशन से या किसी भी वजह से दिल्ली में आए हैं लेकिन हैं कहीं और के, उनकी भाषा के शब्द बाकी कक्षा को सिखाने का दायित्व मैं अपनी कक्षा में निभाती हूँ। और ये एक टास्क रहता है बच्चों के लिए कि आपको महीने में एक बार एक नई भाषा में कुछ ना कुछ एक वाक्य जरूर बोलना है या लिखना है या कुछ उसमें अभिव्यक्ति करनी है। ये मेरी कक्षाओं में शुरू से कई सालों से ये टास्क है और बच्चे बहुत सफल रहे हैं इसमें। कम से कम 2-2, 4-4 वाक्य तो वो भाषाओं के जानते हैं। हाँ, ये मूल अभिव्यक्ति थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम शुरू किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और दिल्ली को जोड़ा सिक्किम से या दिल्ली को जोड़ा किसी और प्रदेश से, तो वो यही चाहते थे कि भाई 10 भाषाएं, 10 सेंटेंसेस, 10 वाक्य हम सीख लें तो इतनी खुशी मिलती है। दूसरे भाषा के शब्द जब बोलते हैं तो एकदम उनके चेहरे पे मुस्कान आती है। तो मेरा जिंदगी का ये असूल रहा कि मैंने 5-5 सेंटेंस सीखे हर भाषा के, और जब वो मिलते हैं तो मैं उनसे, तो वो बड़े आश्चर्यचकित करते हैं, दिल्ली में रह के आप ये भाषा बोलते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे को ये 5 सेंटेंस ही आते। तो उससे उनको लगता है वाह, कम से कम उन्होंने भाषा का सम्मान तो किया। जब भाषा का सम्मान करेंगे तो साहित्य का भी उनका पता चलेगा, उस देश के उस राज्य के साहित्यकारों का पता चलेगा, महिला साहित्यकारों का पता चलेगा, वो समझ बढ़ाएगा दिल्ली भारत को। क्योंकि भारत, मेरा अपना मानना ये है विनीता जी कि जो हम अपना भारत वर्ष कहते हैं ना, अपने देश को वर्ष हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ होता है कि वह प्रदेश, वह भूभाग जहाँ विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न खान पान वाले लोग, विभिन्न उत्सवों को मनाने वाले लोग एक साथ शांति के साथ रहते हों, ये वर्ष का अर्थ है। इसलिए वो कहते हैं भारत वर्ष जी। अच्छा, मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ आपकी जोशी जी, आपकी एक बात में, ये तो अभी हमने बहुभाषी होने की बात की, लेकिन अगर मैं अपने विषय पर आऊँ, मेरा विषय है हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ मैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि कई जो अब की जनरेशन है, जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हिंदी से थोड़ा सा उनका जुड़ाव कम हो रहा है।
तो इसके पीछे जो वजह है, मैं आपकी पहली बात को जोड़ती हूँ कि हिंदी में जब हम बहुत गूढ़ता ले आते हैं तो शायद युवा वर्ग जुड़ नहीं पाता या नई जनरेशन जुड़ नहीं पाती। लेकिन एक और बात है, एक और मेरी आप इसे शिकायत भी मान सकते हैं, हालांकि शिकायत इज अ वेरी हेवी वर्ड इस बात के लिए। अभी शायद उपाध्याय जी ने कहा था कि मैं रिसोर्स पर्सन भी हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ एससीईआरटी के साथ भी और एनसीईआरटी के साथ भी। मैं जब भी कोई सेशन लेने जाती हूँ, पहला प्रश्न मेरा जो एक आइस ब्रेक करने के लिए एक्टिविटीज करवाई जाती है ये होता है, आप हिंदी के अध्यापक क्यों बने हैं, क्या कारण था कि आप हिंदी पढ़ाते हैं। और मैं हरेक के जो भी उत्तर आता है उसे मैं बोर्ड पर लिखती जाती हूँ। और आपको मैं दिल की बात बताऊंगी, कई बार मैं बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाती हूँ ये देखकर कि उनमें से जो एक बहुत सॉलिड रीजन मुझे नहीं दिखता। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी में नौकरी आसानी से मिल गई, हिंदी आती थी, या हिंदी में जॉब खाली थी तो हमने ले ली, या कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है। तो मेरा प्रश्न उनसे ये भी होता है कि यदि हिंदी की जगह मराठी राष्ट्रभाषा होती तो क्या आप मराठी पढ़ाते? नहीं, है ना। तो हिंदी हम क्यों पढ़ाते हैं, इसका उत्तर मन को छूने वाला मुझे बहुत कम मिला है। मिले हैं कुछ एक दुक्का उत्तर मिले हैं, लेकिन ये प्रश्न आज मैं आपके कार्यक्रम में भी छोड़कर जाना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी रूप में हिंदी से जुड़े हुए हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। यदि जोशी जी ये कारण हम अपने आप को इसका उत्तर दे देंगे ना, तो आप यकीन मानिए हमारे देश में भाषा को लेकर जितने भी विवाद होते हैं वो स्वयं ही हल हो जाएंगे। भट्ट साहब आप कुछ कह रहे थे, I'm sorry मैंने आपकी बात काट दी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत सही बात आपने कही, और आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कमेंट प्रभात उप्रेती जी ने, प्रोफेसर साहब ने फिर से लिखा है। वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज में जो खनक है वो बहुत खास है और आपकी आवाज को रिदम देती है। तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज बीबीसी वाले जो एंकर्स थे उनसे उनके काफी नजदीक है। ये अभ्यास है इतने वर्षों से जो मैं आवाज के साथ, दरअसल मैं तो बोलने का ही खाती हूँ सर, पढ़ाती भी हूँ तो भी बोलकर, और रेडियो में काम करती हूँ वो भी आवाज से, और जितनी प्राइवेट वॉइसिंग करती हूँ वो भी आवाज की दुनिया है। तो अपनी आवाज का तो ख्याल थोड़ा रखना ही पड़ता है। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं आभारी हूँ हृदय से। जी जोशी सर फिर से कुछ पूछ रहे हैं? जी सर। नहीं, मैं आपको याद है हमारा जो 75th प्रोग्राम था उसमें हमने डॉक्टर प्रदीप सिंह को बुलाया था जो जॉइंट डायरेक्टर थे यूपी में है एजुकेशन के, और मैंने उनसे कहा था उस किस्से को बताइए कि आपने जब अपनी पीएचडी करनी चाहिए एक इंग्लिश पोएट पे तो आप अपने गुरु के पास गए और गुरु ने 2-3 दिन तक तो आपको रोज बुलाया, फिर रखा और चौथे दिन उनसे कहा कि यहाँ बैठो मेरे सामने, अब ये बताओ कि तुम इंग्लिश में क्या ऐसा विशेष पढ़ते हो जो हमारी हिंदी में नहीं है। और उन्होंने हिंदी से अंग्रेजी के साहित्यकारों को या अंग्रेजी भाषा को वो धोया कि बाद में उनको मानना पड़ा प्रदीप जी को कि मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया और मैंने अपनी पीएचडी जो थी वो हिंदी विषय को लेकर करी। तो हिंदी में बहुत स्मृतिका है, बहुत। अब हिंदी को क्लिष्ट न बनाएं और हिंदी को हम सामान्य हिंदुस्तानी जैसे गांधी जी कहते थे वो रखें। सहजता है वो शब्द। यदि हिंदी को सहज रहने देंगे ना तो मन को छूने वाली भाषा है, अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त माध्यम है। कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो मैम अब हम आपके रेडियो पर हमने बात की, और रेडियो पर तो आपके बहुत सारे अनुभव होंगे। हम उस पर थोड़ा सा चाहेंगे कि कई बार आपको कोई ऐसे मजेदार रोचक अनुभव हुए होंगे कि जो आपको याद रह गए होंगे। तो कोई एक ऐसा संस्मरण हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, उसके बाद फिर मैं आपके मंच संचालन वाली विधा के बारे में जानना चाहिए। देखिए मैं रेडियो का आपको रोचक शब्द तो नहीं, लेकिन हाँ सकारात्मक या ये कह सकती हूँ कि प्रेरणास्पद बात जरूर बताती हूँ। एक कार्यक्रम मैं कर रही थी, संदेश टू सोल्जर्स, अभी भी आता है वो कार्यक्रम। इसमें हम आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से जुड़े हुए साक्षात गेस्ट बुलाते थे और उनसे बात किया करते हैं और उनके अनुभव सब श्रोताओं के साथ बांटते हैं। इस एक कार्यक्रम ने सर मेरी सोच बदल दी, मेरी दुनिया बदल दी। जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप जानते हैं कि ट्रैफिक इतना ज्यादा है, हर रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, छोटी छोटी समस्याएं जो हमें अक्सर आहत करती रहती हैं, हम परेशान रहते हैं। लेकिन जब
कुछ ऐसे गेस्ट आए, उनसे बात करने के बाद अब मुझे कोई बात व्यथित नहीं करती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। संदेश टू सोल्जर के एपिसोड में आए थे कैप्टन सचिन बाली। कैप्टन सचिन बाली, अगर हमारे दर्शक गूगल करेंगे तो उनके बारे में जान पाएंगे। वे ऐसे आर्मी के रहे हैं, बहुत ही महान शख्सियत मुझे लगता है। वो सियाचिन में पोस्टेड थे और बर्फ के तूफान में उनकी उंगलियां गल गई, पैरों के टोज गल गए, सब मतलब आप ये सोचिए शरीर का हिस्सा, हाथ, नाक इतना हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पूरी टीम को पहले बचाया। और उस बचाने के चक्कर में मौसम बहुत खराब हो गया था, हेलीकॉप्टर दोबारा इनको लेने आ नहीं सका, तो एक रात वो उसी पहाड़ी पर वे और उनके साथ एक और व्यक्ति रहे। अगले दिन बर्फ में से बेहोश हो चुके थे, इनको लेकर गए और उसके बाद इनकी उंगलियां नहीं बचाई जा सकी, इनके पैरों की जो उंगलियां थी वो नहीं बचाई जा सकी, नाक का काफी हिस्सा गल गया था, लेकिन उनकी जोश, उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं। कहीं ऐसा नहीं लगता उन्हें किसी भी बात में कि उनका कोई अंग है जो नहीं है। और उनकी जब मैंने बातें सुनी, कार्यक्रम जब मैंने किया, मैं इतना पॉजिटिव फील करती हूँ आज भी उनकी बातें सुनकर कि आज तक मेरे मन में वो समाई हुई हैं कि अब मैं किसी बात से शिकायत नहीं करती। वो बोले -40 डिग्री पर हम लोग वहां पे कार्यक्रम करते, हम लोग वहां रहा करते थे और रात को पानी ही नहीं पीते थे कि अगर पानी पिएंगे तो आधी रात को कहीं बाहर हमें हल्का होने के लिए ना जाना पड़े, और इतनी तेज हवा चलती है कि सब उड़ सकते हैं, तो इसलिए किसी को बाहर ना जाना पड़े, वो प्रयास ये करते थे। तो ऐसे विकट स्थितियों में जीने वाले व्यक्ति जब आपके सामने साक्षात बैठे हों और आप उनके सामने ट्रैफिक या पोल्यूशन जैसी बातों की शिकायत करें, तो खुद पर ही थोड़ा सा क्षोभ होने लगता है। तो उनकी बातचीत ने मेरी सोच की दिशा बदल दी। उसके अलावा एक और गेस्ट थी संदेश टू सोल्जर में ही, उनके प्रति उनके पति थे कर्नल वसंत, जिन्होंने कश्मीर में शहीद हो गए थे। जब मेरी मुलाकात सुभाषिनी जी से हुई, कर्नल वसंत की पत्नी से, जो पॉजिटिव अप्रोच उनकी जिंदगी को लेकर थी, उसको देखकर मुझे लगा कि हम तो अपनी छोटी छोटी परेशानियों से कितने आहत रहते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू हर, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी उन्होंने झुकना नहीं सीखा, कभी मुड़कर नहीं देखा, किसी चीज को भाग्य मानकर स्वीकार नहीं किया, बल्कि निरंतर जोश से लड़ती रही। ये जो दो लोग हैं, ये दो ही नहीं है, बहुत सारे, वो काफी लंबा अर्सा, 1 साल मैंने वो कार्यक्रम किया था। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक कार्यक्रम आपके जीवन को एकदम सकारात्मक बना दे और आपको अपने जीवन में कभी कोई तकलीफ महसूस ही ना हो। तो रेडियो का ये प्रभाव है सर, ऐसे लोगों से मिलने का ये प्रभाव है, आर्मी का ये प्रभाव है हमारे मन पर। तो इस अनुभव को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये अनुभव है जिसने मुझे एक सशक्त इंसान बनाया। जी भट्ट जी, आपको याद है हमने अपने जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट था, उन दिनों हम शायद 2 प्रश्न पूछ रहे थे, शुरू की बात है, और मैंने एक प्रश्न पूछा था सियाचिन के ऊपर। वो सियाचिन की मैंने 1-2 स्टोरीज उस वक्त का आंसर बताते बताते शेयर की थी। हम कल्पना नहीं कर सकते सर, यहाँ बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए या घर पे बैठे हुए तो हो सकता है कुछ करें, लेकिन हम दिल्ली में बैठे हुए कल्पना नहीं कर सकते। जो ये कह रही है अनीता जी, सही है कि जिस अंदाज से, जिस साहस से हमारे जवान सियाचिन ग्लेशियर पे रहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि ज्यादा पानी नहीं पीते और ज्यादा खाना नहीं खाते कि टॉयलेट जाना पड़ेगा, और कहाँ से कोई ऊपर से बर्फ का गोला आया, नीचे शिनोक रिवर जो बहती है, उसमें हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के भी, मतलब मैंने वो किस्सा शेयर किया था कि वो देखते देखते हमारी जान पहचान के सोल्जर थे, वो रहे थे वहां पे मेजर साहब, तो उन्होंने देखा कि 40 सोल्जर पाकिस्तान के तो बाहर से बर्फ का पहाड़ आया और 40 सोल्जर को बहा के नीचे ले गए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे आसिफ जरदारी साहब, वो आए और 2 मिनट रुककर चले गए, और कहते आप कल्पना नहीं कर सकते कि चिट्ठी आती है, चिट्ठी सिर्फ एक छोटा संदेश आता है, जो वहाँ जवान हमारे जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर की इतनी टफ लाइफ है, तो इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी की बातें याद आती हैं कि मन की हो तो अच्छा, और मन की न हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। ईश्वर जो करें वो अच्छा है, सब अच्छा है।
मतलब मैं पुनीत इस्सर जी का इंटरव्यू हमने लिया था एक बार। पुनीत इस्सर जी बहुत डिप्रेशन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत एकांतवास में चले गए थे जब अमिताभ बच्चन साहब के घायल हो गए थे और पूरा देश पुनीत इस्सर जी के खिलाफ मतलब हो गया था। तो वो कैसे निकले, ये सिर्फ सकारात्मक सोच का ही परिणाम था। और उन्होंने बहुत शेयर किया था कि मैंने दुर्योधन की भूमिका रामायण में निभाई थी, और मेरा लड़का जो सिद्धांत है वो भी अब एक महाभारत सीरियल में दुर्योधन की भूमिका निभा रहा था। इस घर में दो दुर्योधन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना सकारात्मक सोच घर में रखते हैं। महाभारत में दुर्योधन थे सर, पुनीत सर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो पुरानी वाली महाभारत में। नई वाली महाभारत में उनके लड़के सिद्धांत जो है वो दुर्योधन का भूमिका निभा रहे हैं। तो कहते देखो जोशी, दो दुर्योधन हमारे घर में है, हम दो दुर्योधन है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नकारात्मक विचार इस घर में है? मैंने कहा नहीं, बहुत सकारात्मक विचार है करके। तो बहुत बढ़िया। आलोक मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैम से मेरी मुलाकात एक बार हुई है, बेहतरीन व्यक्तित्व है आपका। तो बहुत सारे आलोक जी, आप अपने आप में एक सबल व्यक्तित्व हैं। जी बिल्कुल, आलोक जी शो में थे एक दिन और बहुत अच्छा उनका साहित्य का काम है। तो अब हम मंच संचालन पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जिसको मंच संचालक होना ही है, उसकी मजबूरी है। उसको क्लास में मंच संचालक होना है, उसको प्रेयर में मंच संचालक होना है, उसको स्पोर्ट्स में मंच संचालक होना है, उसको हर जगह होना है। तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि किन किन बातों से हम अच्छे मंच संचालक बन सकते हैं। देखिए, मंच संचालक होने के लिए सबसे पहली बात तो है कि आपका आत्मविश्वास जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आप उस समय किसी भी कार्यक्रम को अंत तक ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि आप कुछ भी कह रहे हैं, आपके शब्दों में एक रवानगी होनी चाहिए, क्योंकि आप उस कार्यक्रम के सफल आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप सूत्रधार हैं। अगर आप श्रोताओं को या दर्शकों को अपने साथ बांध नहीं पाएंगे, तो बाकी कार्यक्रमों से श्रोता जुड़ नहीं पाएंगे या दर्शक जुड़ नहीं पाएंगे। तो मंच संचालक का तो बहुत बड़ा दायित्व रहता है। और आपको मैं एक अनुभव बताती हूँ। अभी इसी वर्ष जनवरी की बात है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया था विज्ञान भवन में, हंसराज कॉलेज ने किया था। और उसमें मुझे एक सत्र के लिए वक्ता और संचालक के रूप में आमंत्रित किया गया था। और वो सत्र जो था वो बहुत विशेष था। विषय था हिंदी सिनेमा के गीतों में हिंदी। और उसमें जो सहभागी वक्ता थे, पद्मश्री कैलाश खेर, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, वाणी कपूर, तेजेंद्र शर्मा, ऐसे अनेक वक्ता थे। अब जब इतने धुरंधर वक्ता आपके साथ बैठे हों और उनके पास अनुभवों का खजाना हो, उन्हें संचालन करते हुए बार बार विषय पर वापस लेकर आना अपने आप में एक दुरूह काम है। और इसके लिए मैं वाकई आभारी हूँ हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमा की, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर सकती हूँ। और यकीन कीजिए, कई बार वक्ता अपनी बात करते हुए यदि विषय से भटके भी, तो उन्हें वापस लेके आने का काम मैंने बखूबी किया था। और इसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिले और उस सत्र को, उस पूरे के पूरे सम्मेलन में काफी प्रशंसा मिली थी। तो ये अनुभव भी है और साथ में एक जिम्मेदारी का काम भी है कि आपके संचालन में कार्यक्रम बिल्कुल अपनी रवानगी और रफ्तार के साथ चले, जिसमें सामने वाला दर्शक जो है या जो सुन रहा है, श्रोता है, वो इसे बोझिल महसूस ना करे, वो बोर ना हो, उसकी रुचि बनी रहे। इसमें संचालक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। रोचकता का गुण भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हर लाइन से हमारे दर्शक और हम लगातार सीख रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कि आज आप हमारे शो में हैं। हमारा सौभाग्य है। आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, इतने सारे हैं कि मैं पढ़ूंगा तो 15-20 मिनट कम से कम लग जाएंगे। तो पहले हम सब की ओर से आपको उन सब पुरस्कारों के लिए, सम्मानों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आपको सम्मानित किया वो खुद में सम्मानित हुए आपको सम्मानित करते हुए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका कार्य इतना विशिष्ट है। और हम चाहेंगे कि भविष्य में आप और उत्तरोत्तर उन्नति करें और बड़े बड़े सम्मान आपको मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। देखिए, सम्मानों की जहां तक बात है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की
कि अधिकतर पुरस्कार जो मुझे मिले हैं वो मुझे हिंदी की सेवा करने के लिए मिले हैं, जिसमें सबसे मुख्य है जो मुझे यूएन की ओर से मिला था हिंदी के विशेष सेवा करने के लिए, तो 2000 में मिलेनियम ईयर में मिला था। और एक और जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। अब मैं उस संस्था के साथ जूरी मेंबर के तौर पे जुड़ी हुई हूँ पिछले 4 वर्षों से। अभी फिर वो कार्यक्रम आयोजित होना है। और जो मुझे स्टेट अवार्ड मिला था 2016 में, उसके लिए मैं वाकई दिल्ली सरकार की बहुत आभारी हूँ, शिक्षा विभाग की आभारी हूँ। ये बाकी पुरस्कार तो देखिए हर कोई कभी ना कभी कमाता ही है, और सबसे बड़ी बात है मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनका स्नेह मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और मेरे श्रोताओं का स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब मेरे विद्यार्थी किसी मुकाम पे पहुंचते हैं सर, वो खुशी जो मुझे मिलती है वो शायद किसी पुरस्कार से नहीं। आज मेरे विद्यार्थी कहाँ कहाँ नहीं है। किसान चैनल में मेरी एक स्टूडेंट है जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, दूरदर्शन के किसान चैनल में मेरी एक स्टूडेंट है जो सीरियल्स में काम कर रही है, और आगे पीछे करे ना करे टीचर्स डे पे जरूर मुझे फोन करती है। तो ये सम्मान है जो मुझे लगता है मैंने अर्जित किया है, तो ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। बहुत अच्छा मैम, बहुत बधाई आपको। और यही शिक्षक का एक वास्तविक पुरस्कार है। सरकारी और गैर सरकारी पुरस्कारों से ज्यादा बड़ा पुरस्कार है कि आप अपने बच्चों के दिल में रहें, वो आपको याद करें हमेशा। ये बहुत बड़ी बात है। और गिरीश चंद्र जी, आपकी आवाज सुन के गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि उच्चारण की स्पष्टता कैसे विकसित की जाए? देखिए, उच्चारण की स्पष्टता के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए और बोल बोल के पढ़िए। इससे क्या होगा कि जब आप अपना ही बोला हुआ सुनते हैं, उसके लिए रिकॉर्डिंग करके रखिए। अगर आप अपना ही बोला हुआ सुनते हैं और अच्छा पढ़ते हैं तो एक तो शब्दों की समझ विकसित होती चली जाती है, और दूसरी बात, अपनी ही आवाज को सुनने से हमें अपनी कमियां, हमसे बड़ा क्रिटिक अपना और कोई नहीं होता, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि हमें क्या कमी है। अपने सबसे बड़े क्रिटिक, चाहे हम स्वीकार करें या ना करें, हम खुद होते हैं। अगर हम क्रिटिक की नजर से अपनी आवाज को दोबारा सुने तो हमें अपनी उच्चारण की कमी खुद ही पता चल जाएगी। बाकी इसके कोर्सेज में हैं, बहुत लोग कोर्स करते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें अपनी वाणी के लिए किसी कोर्स को करने की जगह अपना क्रिटिक खुद बनते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके एक आवाज की क्वालिटी को बार बार देखना चाहिए, सराहना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अपने उच्चारण की शुद्धता हम तभी जान पाते हैं जब हम अपने शब्दों को उच्चरित करके उसके बाद देखते हैं कि क्या मैं इसे ठीक से समझ पाया हूँ या समझ पाई हूँ। यदि मैं संतुष्ट हूं तो वो उच्चारण ही है, क्योंकि हम सब सही उच्चारण जानते हैं, चाहे हम बोल पाए या ना बोल पाए। हाँ, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बोल पाना वो एक अलग विषय है और जानना एक अलग विषय है। तो हम जानते सब हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम जानते हैं कि कैसे बॉल स्पिन कराई जाती है, कैसे सिक्स लगाया जाता है, लेकिन कर नहीं पाते। ये कुछ ऐसा ही मामला है। जी, लेकिन मैं हर एक किसी को एक ही बात कहती हूँ कि हमें पढ़ने का गुण विकसित करना चाहिए। हमें पढ़ना जरूर चाहिए। जितना पढ़ेंगे हमारे शब्दों का ज्ञान, शब्दों का भंडार उतना ही विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जोशी जी आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, निश्चित रूप से हम सब हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। तो आप बहुत अच्छी चित्रकार भी हैं, हमने देखा। हम चाहेंगे कि आपके कुछ जो चित्र हैं वो भी हमारे दर्शक देखें और उस पर हम थोड़ा सा आपसे कुछ सीखें। बहुत बेहतरीन चित्र आपने बनाए हैं। अगर संभव हो तो स्क्रीन शेयर करके आप हमें वो चित्र दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी, क्योंकि ये चित्रों की दुनिया का भी अपना ही एक इतिहास है। तो पहले आप देखें एक बार। चित्रकला आप शौकिया तौर पर करती हैं या एज ए प्रोफेशनल? शौकिया करती हूँ। नहीं, मैं प्रोफेशनली तो नहीं करती। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, उदय किरोला जी हैं। जब तक आप चित्र दिखाइएगा मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूंगा, आप तब तक चित्र शेयर करिएगा। बाल प्रहरी उदय किरोला जी हैं हमारे साथ, चंद्रकांत जोशी जी हैं, रजनी राकेश चांदना जी हैं, कह रहे हैं हम साक्षी रहे हैं आपके कार्यों के, और कह रहे हैं कि आपको नमस्कार भेजें राकेश सर। और अशोक कुमार प्रधान जी, जगबीर नेगी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, दया किशन जोशी जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं। सब आपको याद करें तो आपका चित्र जो है ये पहला स्क्रीन पर लाइव है। तो ये कुछ राधा कृष्ण का मुझे लग रहा है मामला। जी, ये मिनिएचर्स हैं सर। जी, वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है।
मुझे तो लगता है आप जितनी अच्छी एंकर है उससे ज्यादा चित्रकार अच्छी हैं। उतनी ही अच्छी चित्रकार है। जो क्योंकि मैं चित्रकला में मेरी बड़ी फीस माफ है, तो जो भी चित्र बनाता है मैं तो उसके आगे सर झुकाता हूँ। ये मुझे लगता है विनीता जी कि आप जो है मिनिएचर में कांगड़ा स्कूल से ज्यादा प्रभावित हैं। हाँ, कांगड़ा जी शैली की ज्यादा लग रही है। हाँ, जी कह रहा हूँ जी जी जी, कांगड़ा शैली एक है, पहाड़ी शैली है। हाँ और देखिए, एक बात मेरा मानना है, हमारी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप यकीन करेंगे जोशी जी, ये जो चित्रकला मैंने सीखी है, ये मैंने तब सीखी है जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं पढ़ाती थी तब, मेरे गुरु थे हजेला सर, बहुत अच्छे। शांति निकेतन से उन्होंने स्वयं ये कला सीखी थी, तो उनसे सीखा मैंने पढ़ाते हुए। और शाम को जाया करती थी सीखने के लिए। तो कई चीजें करने के बाद फिर मिनिएचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए, तो मैंने मिनिएचर ही शुरू कर दिए बनाने। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि शुरू में काफी बनाए, बहुत प्रसन्नता भी होती थी, लेकिन समय लगता है। अभी जब कोरोना शुरू हुआ और हमें काफी समय मिला, लॉकडाउन पीरियड था, मैंने 14 वर्ष के बाद फिर से चित्रकला शुरू की, क्योंकि समय मिला तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए। ये जो अभी चारों चित्र मैंने आपको दिखाए, और भी कई सारे हैं, लेकिन अभी ये चारों मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। तो ये मैंने अभी इस समय में, इन्हीं महीनों में बनाए हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और दूसरा, कोई भी बात शुरू करने की, वापस लौटने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी वापस लौटकर उस सिरे को दोबारा पकड़ सकते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती मैम। मेरी उम्र 63 साल है और मैंने पिछले महीने जर्मन सीखना शुरू किया है। बहुत बढ़िया। और मैंने 2 महीने पहले हारमोनियम सीखना शुरू किया है। हारमोनियम रोज बजाता हूँ कि कोरोना में टीचर को ने आना बंद कर दिया, लेकिन अब कुछ कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ चल जाए, लेकिन चलते नहीं है। लेकिन लगा रहा हूँ, चरैवती चरैवती। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मित्रों ने ये कहा कि भाई क्या पागल हो गया है तू, जर्मन इस एज में, 62-63 साल में। लेकिन घर में अर्धांगिनी ने कहा कि आपका शौक है बस तो पूरा करो, तो उन्होंने सपोर्ट किया और मैं शुरू जर्मन सीखना, जर्मन भाषा सीखना। बिल्कुल। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, गुरुदेव ने कहते हैं कि 70 साल की उम्र में चित्रकला शुरू की और वो बहुत बड़े चित्रकार कहलाए। तो अभी तो आप 63 के ही हैं सर, अभी तो आप यंग हैं। बिल्कुल। देखिए 70 क्या क्या पहाड़ तोड़ता हूँ अभी, देखते जाओ आप। वाह, बढ़िया। और मुझे लग रहा है कुछ समय बाद जब विनीता जी जर्मन भाषा का कोई कार्यक्रम करेंगी रेडियो में, तो आपको जरूर बुलाएंगे गेस्ट के तौर पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दांके। हमारे जो एक्सपर्ट एंकर थे शो के, मैम थे, मतलब हैं अभी भी, आज नहीं आ पाए इसलिए थे निकला मुंह से, हेमंत बिष्ट सर। वो कह रहे हैं आप संचालन करती हैं, आप चित्रकला बनाती हैं, आप एंकर हैं, और क्या क्या है आप? सर मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखती हूँ। क्या बात है। तो वो थोड़ी बहुत में से थोड़ी बहुत हम सुन सकते हैं क्या? जरूर, आप सुन पाएंगे। देखिए आपको कैसी लगे, कृपया पसंद ही कीजिएगा, कम से कम यहाँ पर। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, हमारे दर्शकों से, कि मैम जो कविता सुना रही हैं, कमेंट्स करके उस पर जरूर टिप्पणी दें। जो मैं रोज 1 लाइन बोलता हूँ, 2 लाइन बोलता हूँ हमारे वसीम बरेलवी साहब की, कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर आप जिंदा हैं तो कमेंट करिएगा कैसी आपको कविता लगी उस पर। और प्रभात प्रीति जी कह रहे हैं संगीत तो रह गया। सर संगीत मैंने बचपन से ही सीखा, गाना भी सीखा, सितार बजाना भी सीखा। और दरअसल मेरी माँ को बहुत शौक था, मुझे आज जो कुछ भी बनाया है माँ ने बनाया है, और जितने भी गुण विकसित किए वो उन्होंने किया, और यही गुण मैंने अपने बच्चों को देने का पूरा प्रयास किया है। मेरा बेटा मेरी तरह ही चित्रकारी करता है, और मेरी बेटी कृति वो भरतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना है। मेरे बेटे का नाम कौस्तुभ है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। वैसे वो DC में
बीटेक में अभी उसने एडमिशन लिया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, DTU में। और इंजीनियरिंग के साथ उसको पेंटिंग का शौक है। बेटी मेरी मास्टर्स कर रही है अंग्रेजी साहित्य में, उसके साथ बहुत कुशल भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। तो ये कलाएं मेरे बच्चों में भी हैं, मुझे इस बात का बहुत फख्र है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पूरा परिवार ही कलाकारों से भरा हुआ है। तो मैं एक कविता सुना रही हूँ। वैसे आप लोग बहुत सुधी लोग हैं। ये कविता मैंने कॉलेज के समय में लिखी थी, लेकिन आज भी ये मुझे बहुत पसंद है। अभिमन्यु, आपने भी दुर्योधन की बात की थी सर, तो उसी से जुड़ी ये कविता। अभिमन्यु। कल भी अभिमन्यु था, विवश, अकेला, असहाय। कल भी अभिमन्यु था, विवश, अकेला, असहाय। चक्रव्यूह में कैद, विपत्ति से अकेले ही जूझता हुआ मजबूर अभिमन्यु। कल उसके समक्ष थी अपनों की खड़ी की हुई दीवारें, अपनों का पैदा किया हुआ असुरक्षा का व्यूह, जिसके शिकंजे में कसकर वो मारा गया था और नाम हुआ था वीरगति का। कल उसके समक्ष थी अपनों की खड़ी की हुई दीवारें, अपनों का पैदा किया हुआ असुरक्षा का व्यूह, जिसके शिकंजे में कसकर वो मारा गया था और नाम हुआ था वीरगति का। कल का अभिमन्यु और आज भी अभिमन्यु है, हर मोड़ पर, हर किनारे पर। आज भी अभिमन्यु है, हर मोड़ पर, हर किनारे पर। अपने समाज से, अपनी रूढ़ियों से, खुद अपने आप से जूझते अनगिनत अभिमन्यु। अंतर कहीं नहीं है, अंतर कहीं नहीं है। बदला है तो मात्र चेहरा, मात्र परिवेश। ध्यान दीजिए, बदला है तो मात्र चेहरा, मात्र परिवेश। स्थिति वही है, वही पुरानी, वही अकेला मानव अभिमन्यु के समान ही निरंतर लड़ रहा है और घिरता जा रहा है एक और नए व्यूह के दायरे में। वही अकेला मानव निरंतर लड़ रहा है और घिरता जा रहा है एक और नए व्यूह के दायरे में। अभिमन्यु मरा नहीं था, अभिमन्यु मरा नहीं था, वो जीवित है और हर रोज मर रहा है दोबारा जीने के लिए। वाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आप कॉलेज के दिनों में इतनी गंभीर कविताएं लिखती थी, तो अभी आप लिख रही होती तो पता नहीं क्या लिख रही होती। अब मैं बहुत आशावादी हूँ सर। एक कविता अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगी, जो भी मैंने कुछ ही समय पहले लिखी है। जी अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। इस बदलते परिवेश में अभी भी कुछ बाकी है। टूटती परंपराओं और बदलती मान्यताओं की अपारदर्शिता में, टूटे विश्वासों और खंडित मूल्यों की अवसरवादिता में, अधबुने स्वप्नों और अनकही बातों की रूपरेखा में अभी भी कुछ बाकी है। जो छिछली रूढ़ियों और पिघलते दंभों से बचा हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। जो छिछली रूढ़ियों और पिघलते दंभों से बचा हुआ है, जो बदलते मौसम में सूखा नहीं और ढलते दिन के साथ सिमटा नहीं, जो बदलते मौसम में सूखा नहीं और ढलते दिन के साथ सिमटा नहीं। बदलेगा रुख हवा का और उभरेगा सूर्य सत्य का, ये विश्व नया उगाएगा इच्छाओं के फूल। ये विश्व नया उगाएगा इच्छाओं के फूल नव पीढ़ी के लिए। ये भरोसा बाकी है, इस बदलते परिवेश में अभी भी ये आस बाकी है। क्या बात है, वाह, क्या पूरी एक एक शब्द सकारात्मकता से, ऊर्जा से भरपूर है। और हमारे दर्शक भी इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रतीक। उदय केरोला बाल प्रहरी जी कह रहे हैं सुंदर प्रतीक, अच्छी कविता। गीता उप्रेती जी कह रही हैं, जो उभरती हुई कवयित्री हैं। फरीदा शौक जी कह रही हैं, हेमंत बिष्ट जी कह रहे हैं, मनीषा टीकादार जी कह रही हैं, विजय चावला जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, उड़ीसा से नागबेन सोन हैं, उत्तराखंड से दया किशन जोशी जी हैं, रामाश्रय सिंह हैं, शिवांगी पाठक हैं।
बहुत सारे दर्शक लगातार आपकी कविताओं को सुन करके साधुवाद दे रहे हैं आपको मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप सभी के आभारी हूँ मैं। और दूसरा हेमंत बिष्ट जी आपसे, वो सब थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो कह रहे हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा है। मैं नाट्यकर्म के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता था, तो पता नहीं क्या वो पूछना चाहते थे आपसे। मैं हेमंत सर से अनुरोध करूंगा, अगर वो देख रहे हैं तो सर लिंक हमने ग्रुप में भी भेजा और आपको पर्सनल आपके नंबर पर भी भेजा है। अगर आप स्वयं साक्षात आके पूछेंगे तो हम सबको ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो एक गाना था ना, 2 सितारों का जमी पर है मिलन, तो आप एक बहुत बड़े स्टार हैं, हेमंत भी हमारा बड़ा स्टार है, एंकर है, तो आप दोनों आमने सामने होकर बात करते तो हमें ज्यादा सीखने को मिलता। मुझे भी बहुत खुशी होती सर, आपसे मुलाकात होती तो। हेमंत दा थोड़ा प्रयास कीजिए अगर आ सके तो। हाँ, तो साथ जुड़ पाएंगे तो बहुत हेमंत खुशी होगी। हेमंत सर कह रहे हैं जोशी सर आजकल हारमोनियम सीख रहे हैं, तबला क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि जोशी सर हारमोनियम सीख रहे हैं और मैं तबला सीख रहा हूँ। तो हेमंत दा और जोशी सर एक ही उम्र के हैं। कह रहे हैं 7 साल बाद एक कार्यक्रम होगा, उसका नाम होगा रिदम एंड मेलोडी ऑफ 70। वाह क्या बहुत बढ़िया सर, उस कार्यक्रम की एंकरिंग मैं करूंगी। एंकरिंग आप करेंगे और हेमंत दा तबला बजाएंगे और जोशी सर जो है उसमें हारमोनियम बजाएंगे, तो कमाल रहेगा। मतलब खूब, वो क्या जब मिल बैठेंगे 4 एक ऐड आता था, बिल्कुल खूब दीवाने दो, मिल बैठेंगे दीवाने दो। हाँ बहुत बढ़िया। एक हमारे प्रोग्राम में अभी कुछ दिन पहले सीमा सक्सेना जी आई थी, वो भी एंकरिंग करती हैं। आप शायद परिचित होंगी या नहीं होंगी, मुझे पता नहीं। वो शिक्षिका हैं और एंकरिंग करती हैं। तो जी, एक कार्यक्रम में हम दोनों ने एक साथ एंकरिंग की थी। जी सर। हाँ, वो काफी उन्होंने भी अच्छी बातें बताई थी आपकी तरह, और बिल्कुल वो भी ऊर्जा से भरी हुई थी जैसे आप। बहुत अच्छा लगा आज बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सर आप लोगों से। आप लोग बहुत ऊर्जावान हैं और सबको एक बहुत सार्थक और सटीक राह दिखाने वाले हैं। तो इस चीज के लिए मैं वाकई आप दोनों को साधुवाद देती हूँ, आप चारों की टीम को साधुवाद देती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीमार चल रहा है और आपको एक ऑफर आया है अभी कार्यक्रम में। कश्मीर से फरीदा शौक मैम कमेंट लिख रही हैं, स्क्रीन पर सामने है, कह रही हैं कि मैम विजिट कश्मीर में आपका स्वागत है, बुला रही हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बचपन में कश्मीर गई थी और वाकई स्वर्ग है। मुझे वहां की एक एक बात आज तक याद है, एक एक जगह, एक एक फूल पत्ता, चिनार के वृक्ष, डल झील, मुझे सब याद है। तो मैं जरूर आऊंगी और आपके इतने प्यारे बुलावे के लिए वाकई आभारी हूँ आपकी। जन्नत है, वास्तव में जन्नत है। एक बार कश्मीर आप पहुंच जाइए तो ऐसा लगता है जन्नत में आ गए। तो ऐसा लगेगा आप जाएंगी तो जन्नत में हूर आ गई। तो रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं श्रोता ही भले, और फरीदा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदा मैम सर आपके लिए कह रही हैं जोशी सर आप इतिहास बनाएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कह रही हैं। नहीं, मैंने तो कई इतिहास बनाए, मैंने ये बना देंगे। तो मैम आपका जो उच्चारण है, मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि लग रहा है, हो सकता है मैं सही है गलत है पता नहीं, कि आपने रंगमंच में भी कुछ काम किया है, थिएटर में कुछ किया है, क्योंकि इस तरह का उच्चारण जनरली उन्हीं लोगों का होता है जो थिएटर में काम कर चुके होते हैं। अगर ऐसा कोई अनुभव है तो बताइएगा। थिएटर का भी मुझे काफी शौक था और काफी समय तक मैंने किया भी, और व्यस्तताओं की वजह से फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता। मैंने दूरदर्शन पे भी बहुत काम किया, टीवी की दुनिया से भी मैं जुड़ी रही, काफी कार्यक्रम मैंने किए टेलीविजन पर भी, और एक्टिंग से भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। देखिए, ये तो अनुभव मैं आपको वही बता पाऊंगी कि वहां नाटक किया, ये श्रोताओं से या दर्शकों से प्रशंसा मिली, मगर मैं आपको इसकी जगह कुछ और बताना चाहती हूँ। ये मेरे बचपन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, और इसमें मुझे एक शिक्षिका को कैसा होना चाहिए या एक बेहतर इंसान को कैसा होना चाहिए, इसमें एक बहुत सार्थक भूमिका निभाई। ये तब की बात है जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, और मुझे बहुत शौक था नाचने का, गाने का। हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे डांस करना था। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। छोटे छोटे बच्चों को तो सजना, रूटीन से अलग हटना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत अच्छा डांस किया।
और खूब थिरकी, खूब मटकी, बहुत अच्छा लगा। फेयरवेल था वो बड़ी दीदियों का, 12वीं कक्षा का। तो एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने मुझे टोक दिया कार्यक्रम के बाद, जैसे लेग पुलिंग करते हैं, तो उसने मुझे कह दिया कि तुम्हें किसने सिलेक्ट किया था डांस करने के लिए। शायद वो उस गाने पर डांस करना चाहती थी जिस पर मैं पहले ही कर चुकी थी। तो उन्हें बुरा लगा, उन्होंने ईगो पर ले लिया और उन्होंने मुझे हतोत्साहित किया। काफी उनके शब्द मुझे चुभ गए और उसका असर ये हुआ कि 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैं कभी स्टेज पर नहीं जा पाई। मेरा आत्मविश्वास खंडित हो गया और आप यकीन कीजिए, मैं स्टेज पर प्राइज लेने के लिए जाना होता था साल में एक बार, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। हर वर्ष मुझे प्रथम या द्वितीय स्थान मिलता था कक्षा में। मैं प्राइज लेने में जाती थी तो थरथराती थी, कांपती थी मैं। तो ये जो आत्मविश्वास मेरा खंडित हुआ था एक दीदी के कहने से, क्योंकि उन्होंने डांट दिया था कि तुम्हें किसने सिलेक्ट किया। और बात केवल इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किया था, उनके आसपास 2-3 टीचर्स खड़ी थी जो हंसी इस बात पर। तो उन्होंने, अब क्योंकि बड़ी सीनियर थी वो बच्ची और शायद हेड गर्ल होने वाली थी, तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तभी ये निर्णय ले लिया था कि मैं कभी किसी बच्चे का, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं कभी किसी बच्चे का मन नहीं दुखाऊंगी। और उसके बाद वो जो कमी रही 7वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की कभी स्टेज पे ना जाने की, वो मेरी दूर हुई कॉलेज में आते ही। तो जब मैंने बताया था इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ती थी मैं, तो पहले ही दिन से, फ्रेशर्स डे से जो स्टेज से नाता जुड़ा वो काफी बार तक चलता रहा। इनफैक्ट अभी तक भी खत्म नहीं हुआ स्टेज का तो रिश्ता। और एक अनुभव बताती हूँ, एमए की बात है। एमए में मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी, डॉक्टर रेखा, वो आईपी में ही पढ़ाती है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ही पढ़ाती है। तो हम दोनों तब एमए के स्टूडेंट्स थे और हर साल नाटक का जयशंकर प्रसाद नाटक का कंपटीशन हुआ करता था, प्रतियोगिता होती थी और मैं हर साल भाग लेती थी। और जितने वर्ष में रही, बीए से लेकर एमए तक, 5 सालों तक, हर वर्ष मैंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो एमए में ये बात है, ये शायद फाइनल ईयर की बात है, जी हाँ, एमए फाइनल ईयर में हम केवल 2 ही थे उस समय। अब बड़े परेशान, 2 लोग मंच पे कैसे जाएं, कोई ऐसा नाटक जिसमें केवल 2 ही पात्र हों और किसी को ले नहीं सकते, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था। हम लाइब्रेरी में गए, छान मारी और अंततः हमें एक नाटक मिला, मणि मधुकर का सलवटों में संवाद, जिसमें 2 ही पात्र थे। वो नाटक हमने अभिनीत किया, बहुत प्रशंसा मिली। वो नाटक हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला उसमें। बहुत सुंदर नाटक था। तो ये जो रंगमंच की छोटी मोटी बातें हैं, आत्मविश्वास को बनाती है, बिगाड़ती है। तो ये बात जितने भी मेरे दर्शक आज यहाँ पर हैं और आगे भी, मैं सबसे यही कहूंगी, कभी किसी बच्चे का मन तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कही हुई बात कई बार हम मजाक में भी कह देते हैं, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम नहीं समझ पाते। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अपना बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तक हमारे अंदर एक बच्चा जीवित है ना, आप यकीन कीजिए, हम हमेशा युवा और ऊर्जावान हैं। तो अपने भीतर के बच्चे को कभी हमें बड़े नहीं होने देना चाहिए। ये 2 मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। हमारे साथ हेमंत बिष्ट सर भी जुड़ गए हैं और जोशी सर भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हेमंत, स्वागत है आपका। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रशंसा सुन रही हूँ मैं जब से इस कार्यक्रम में आई हूँ आपकी। जी मैम, मैं तो आपसे यही पूछना चाह रहा था आपके नाट्य कर्म के विषय में। आपका एक जो पहलू था वो अछूता रह गया था। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं और नाट्य कर्म में भी आप रहती हैं। तो सर, मैंने अभी वो प्रसंग भी सुनाया है जिसमें केवल 2 ही चरित्र आवश्यक थे और उसमें भी हम लोगों ने बाजी मार ली थी। तो जहाँ पर जिजीविषा होती है ना जी बहन, मणि मधुकर का साथ, बिल्कुल। सुमन वैद्य ने मुझे इनके बारे में बताया था, शायद वो मणि मधुकर का नाटक था। मैं जी, सलवटों में संवाद। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सुन चुका था मैं, इसलिए मैं चाह रहा था हमारे दर्शकों को मैम का एक जो है ये रूप भी मैम का सामने आना चाहिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं मैम। कविता आप करती हैं, नाट्य कर्म। अब एक जो अभी प्रभात उप्रेती सर संगीत के विषय में पूछ रहे थे, तो जाते जाते हम वो भी
हमारी जो क्षुधा है वो आप शांत करके जाएंगी। जी मैम। जी, मैंने बताया था कि मैं बचपन में सितार सीखती थी और बजाती थी बहुत शौक से, गाना भी सीखा, थोड़ा बहुत डांस भी सीखा था और मतलब कलाओं से मैं जुड़ी रही हूँ सर। परफेक्ट टीचर। एक शिक्षिका में ये सारे गुण होने चाहिए मैम, और वो दिल्ली सरकार ने आपको सम्मानित भी किया, संभवतः आपके इन्हीं गुणों को लेकर के किया होगा। और हमारा शो तो आज धन्य हो गया, आप जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी। और भट्ट जी और जोशी सर, बहुगुणा सर, हमेशा उनको तलाश थी कि आपकी तरह का कोई व्यक्तित्व आए, और आज मैम हम लोग वास्तव में धन्य हो गए, हमारा शो आज धन्य हुआ है। सर आप बहुत संकोच अनुभव कर रही हूँ मैं, लेकिन आप आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तबीयत खराब होने पर भी आपने साक्षात दर्शन दिए हैं सर, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है मुझे आप सभी से। आशा है ये हमारा सहयोग बना रहेगा एक दूसरे के साथ। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि 3 लोग हैं जिनको मैं इसके लिए वाकई धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे शुक्ला जी, रजनीकांत शुक्ला जी और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, इन दोनों ने मुझे काफी कन्विंस किया इस कार्यक्रम में आने के लिए। उन्होंने मुझे समझाया कि आपको आना चाहिए। और एक भाई विवेक गौतम जी हैं, बिल्कुल छोटी बहन की तरह स्नेह करते हैं मुझे वो, उन्होंने बताया कि हाँ मैं भी इस कार्यक्रम में गया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप जाइए विनीता जी। तो इन तीनों की वजह से आज मुझे आप लोगों से साक्षात मिलने का मौका मिला, जिसके लिए मैं उन तीनों की बहुत आभारी हूँ। और कार्यक्रम तो आपका बहुत बहुत बढ़िया है। हम भी उनके आभारी हैं। हम भी उन तीनों के बहुत आभारी हैं, और आपके भी आभारी हैं मैडम कि आप आई। कार्यक्रम को हम समापन की तरफ ले जा रहे हैं, अंतिम सत्र में हैं। जोशी सर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उससे पहले मेरे 2 सवाल हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे। एक तो आपने कार्यक्रम के शुरू में एक जिक्र किया था कि आपने एक कविता को लेकर के आपकी मैम ने कहा कि अब उनको इंतजार है आपके कविता संग्रह का, वो आया कि नहीं आया? वो आया कि नहीं आया? एक वो उत्सुकता है। सर इसके लिए ना, अगर मेरा कार्यक्रम डॉक्टर संजय सुन रहे हैं, डॉक्टर संजय शर्मा है सागर में, अगर वो सुन रहे हैं तो कृपया आपकी बात का जवाब वो दें, क्योंकि वो मेरा संकलन प्रकाशित करवाने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये काम कब पूरा होता है ये वही बता पाएंगे। मतलब आप लिख चुकी हैं, इसका मतलब मैंने लिखी हुई है कविताएं, उन्हें सौंप भी दी है, आगे का काम उनका है। लेकिन ये आज की बात नहीं है सर, इस बात को 2 वर्ष हो चुके हैं। वो बहुत व्यस्त हैं। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो सागर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में पढ़ाते हैं, वहां पे प्रोफेसर हैं। और उन्होंने आमंत्रित किया था जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक डायलॉग था, वहां यूनिवर्सिटी से आमंत्रित किया गया था हमें, और मैं गई थी। दिल्ली के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया था मैंने वहां पर उस प्रोग्राम में। तो तब उन्होंने वायदा किया था कि मेरी कविताएं वो छपवाएंगे, तो बस वो वायदा अभी देखिए कब पूरा होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम उनको भेजेंगे, आप भी भेजिएगा, यूट्यूब का लिंक मैं आपको भेजूंगा, वो देख के शायद उन्हें याद आएगा। प्रेशर में आएंगे वो। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप इतनी बेहतरीन, इतनी टैलेंटेड शिक्षिका हैं कि मुझे लगता है लोग आपको शिक्षिका से ज्यादा रेडियो जॉकी के रूप में, एंकर के रूप में ज्यादा जानते होंगे, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है। तो नई पीढ़ी को, नए शिक्षकों को सिखाने के लिए क्या आपने कोई ऐसी योजना बनाई कि उनके साथ कोई कार्यशाला करके 2 दिन 5 दिन की, कि उनको ये गुर सिखाएं अगली पीढ़ी को? एक बार हमने कोशिश की थी जोशी सर ने, और हम नहीं कर पाए, तो क्या आप करने वाली हैं ऐसा कुछ? सर मैं केवल नई पीढ़ी को ही नहीं, मैं पिछली पीढ़ी को भी लगातार, आपको पता है रिसोर्स पर्सन के तौर पे मैं SCRT NCERT के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, और मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज मुझे एज रिसोर्स पर्सन बुलाते हैं, तो इसे मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य मानती हूँ। CI में जब मैं रिसोर्स पर्सन बनकर गई थी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन विषय पर मैंने वर्कशॉप ली थी, तो मुझे लगता है कि उस इंस्टीट्यूट में रिसोर्स पर्सन बनने से बड़ा भाग्य किसी का क्या हो सकता है। अपने कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मैं लगातार जाती हूँ, और जितने भी बच्चे हैं फ्रेशर्स स्पेशली, उनको संबोधित करती हूँ, उन्हें आगे बढ़ने के तरीके बताती हूँ, बहुत गर्व महसूस करती हूँ। बल्कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज की तो जो एल्यूमनाई एसोसिएशन है उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हंसराज कॉलेज से मुझे बुलाया जाता है, बल्कि फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के लिए मुझे एज रिसोर्स पर्सन बुलाया जाता है। तो मैं इसे अपना भाग्य समझती हूँ सर, कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और
मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने इस उपलब्धि से भी। हालांकि कहते हैं कि जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका मार्ग वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें लगातार ईश्वर का धन्यवाद करते हुए चलना चाहिए कि उन्होंने अगर कुछ थोड़ा बहुत भी गुण दिया है तो उस गुण को आगे ले जाने का मौका भी उन्होंने दिया है। तो इस चीज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर के भी और अभी सभी सुधी लोगों की, जिन्होंने मेरे इस गुण के बल पर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है। और हमारे अभी एक दर्शक ने बात पूछी भी थी कि रेडियो में क्या योग्यता को अवसर दिया जाता है, इसका मैंने जवाब भी दिया था। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि यदि व्यक्ति में योग्यता है तो रेडियो ही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपकी योग्यता की परख ना करे या आपको आगे बढ़ने का मौका ना मिले। और मैं हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, जो भी मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, चाहे वो मेरी अपनी कक्षा में है या पूरे विद्यालय में, मैं हर एक किसी को ये बात कहती हूँ कि बेटा अपनी योग्यता को निखारना आपका काम है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये दो मेरे जीवन के मूल मंत्र हैं। तो मुझे लगता है कि पीढ़ी का मार्गदर्शन शायद इन्हीं बातों पे हो सकता है। जी जी, नहीं मैं स्पेशली रेडियो और एंकरिंग के संदर्भ में कह रहा था। खैर जोशी सर कुछ पूछना चाहते थे? नहीं, मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, मैंने पूछ लिया और बहुत आनंद आया, अच्छा लगा और टच में रहेंगे डेफिनेटली इस कार्यक्रम के माध्यम से, या अन्यथा। जी हेमंता जी भट्ट जी, बहुत अस्वस्थता के बाद भी मैं मैम का प्रेजेंटेशन था, मैम का जो बोलना था, मैं आपको खुद को रोक नहीं पाया तो मैं इसी हालत में आ गया हूँ। मेरी मुद्राओं पे और मेरे कपड़ों पे आज बिल्कुल ना जाइएगा, लेकिन मैं आपसे बात करने के लिए आतुर था। और मैं जोशी सर और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत, और डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े नाट्यकर्मी है मैम, आपको पता है, बहुत अच्छे। अभी मोदी जी ने जो बनारस में स्वच्छता पर जो गीत गाया गया बच्चों के द्वारा, वो भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। और बाकी जोशी साहब, हाँ, वो वहीं पर भट्ट जी के द्वारा लिखा था। और यहीं के हमारे एक हरीश जी हैं, उन्होंने म्यूजिक किया था और ये लोग वहां गए थे। तो ऐसी जोशी सर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और आज इसमें श्री वृद्धि हुई है आपके आगमन से। तो बहुगुणा जी भी हमारे बहुत अच्छे लेखक हैं। तो अब तो 4 लोग हो गए मैम, अब कोई दिक्कत नहीं है। कभी हमको कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम आपको निसंकोच प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, और आपको भले ही 5 मिनट के लिए आप आइएगा, आपको आना जरूर होगा हमारे बीच। मैंने आपको अभी हेमंत दा कहा तो इसका मतलब है आप मुझे आदेश कर सकते हैं सर। मैं शब्दों की गरिमा को बहुत महत्व देती हूँ। क्या बात है मैम, क्या बात है। भट्ट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मोदी जी का जिक्र हुआ तो मोदी जी का कार्यक्रम आता है मन की बात। उस कार्यक्रम का जो संस्कृत रूपांतर है, जो उसका अनुवाद है, वो मेरे सलूजा सर करते हैं, जिनका मैंने आपको बताया था कि मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे सबसे प्रिय अध्यापक हैं। संस्कृत अनुवाद सलूजा सर करते हैं। इन्होंने जो जहाँ से बीएड किया सीआई से, सीआई को यदि हम कहें तो वो वॉर्टन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसको हम जोड़ सकते हैं। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान यदि इंडिया में कोई है वो सीआई है। और ये सीआई की प्रोडक्ट है। सीआई की प्रोडक्ट की एक छाप होती है उनमें, एक उनमें स्टैंप लगाते हैं दैट ही और ही इज फ्रॉम सीआई। तो सीआई का होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप उस अपेक्षा में बहुत खरी उतरी है मीजा में, हमारा साधुवाद। धन्यवाद सर। हमसे हेमंता आप जब शो में नहीं थे तो मैम ने वादा किया है कि जिस दिन इस कार्यक्रम में मैं गेस्ट रहूंगा तो उस दिन मैम होस्ट करेंगी। नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल उस दिन बहुत अच्छी जुगलबंदी रहेगी, क्योंकि मैम नाट्यकर्मी भी हैं और मैम आप नाटक पर बहुत सारे सवाल आदरणीय डीएन भट्ट जी से पूछ सकती हैं उस दिन। मुझे ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सीख रहा हूँ, बहुत जूनियर हूँ और नाटक में अभिनय में रुचि रखता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता उससे ज्यादा। खैर, तो आज का हम शो समाप्त करें इससे पहले मैं जोशी सर को आमंत्रित करूंगा आज के सवाल के जवाब के लिए। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण बात मैम आपको लग रहा हो कि कोई छूट रही हो जो आप बताना चाहती थी और अभी रह गई है, तो तब तक आप उसको याद कीजिएगा। मैं जोशी सर को आमंत्रित कर रहा हूँ आज के सवाल के जवाब के लिए। जोशी सर, कोई उत्तर जो आए, बहुत सारे उत्तर आए सर, बहुत सारे उत्तर आए। अच्छा,
जी। कोई मतलब कोई कुछ नाम? हाँ, एक मेजर ध्यानचंद आया, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी आया, 2 नाम ज्यादा है। ओ नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं। ये इस प्रश्न का उत्तर है हॉकी के सरताज कहना चाहिए, या हमारे टाइम के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी धनराज पिल्लई। धनराज पिल्लई जो है वो हॉकी के सिनोनिम बन गए थे। महाराष्ट्र के खड़गी में उनका जन्म हुआ जुलाई 16, 1968 को। जी। और पिताजी उनके जो थे वो वहीं पे पुणे में ग्राउंड्समैन थे। और उन ग्राउंड्समैन में आप सोचिए किन परिस्थितियों में ग्राउंड्समैन के जो साथी थे उन्होंने धनराज को इंस्पायर किया कि वो हॉकी स्टिक पकड़ें, और वो उस ग्राउंड में खेलते थे। वो इतनी अच्छी हॉकी वहां पे खेलने लगे कि अपने ब्रदर को उन्होंने ज्वाइन किया, जिनका नाम रमेश था। और वो रमेश वॉज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर RCF लीग क्लब जो था बॉम्बे में। तो बॉम्बे में गए और बॉम्बे में उन्होंने ज्वाइन किया। उनकी प्रैक्टिस को देख के महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो टीम थी उसमें उनको लिया गया, और उसके बाद उनका नेशनल और इंटरनेशनल कैरियर शुरू हुआ। और नेशनल और इंटरनेशनल कैरियर में धनराज पिल्लई की स्टिक का जादू, अब ध्यानचंद जी तो हमारे बहुत पहले रहे, लेकिन वो कुछ जादू जो कहते हैं ना, जो पाकिस्तान के कौन थे, आसिफ था कौन थे वो बड़े सेंटर फॉरवर्ड जो थे, वैसे ही धनराज पिल्लई का इंडिया स्टिक से चिपक जाती थी गेंद। और कालवालो जो थे उन्होंने कोच किया इनको, धनराज पिल्लई को। और धनराज पिल्लई ने वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स, चारों इंटरनेशनल कंपटीशन में 4 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो और उसके बाद इनका कैरियर जो था वो करीब कहना चाहिए 1989 से 2008 तक चला। उसके बाद उन्होंने इंडियन टीम को कोच करना शुरू किया, तो संयोजन भी किया, मैनेजर भी रहे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर था धनराज पिल्लई। इन्हें इनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री भी दिया गया। वाह सर, और आप हमारे एनसाइक्लोपीडिया हैं सर। हर विषय पर आप इतने बेहतरीन प्रश्न लाते हैं, हमको इंतजार रहता है। और धनराज सर के बारे में सर मैं आपकी टिप्पणी में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि धनराज सर जितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। मुझे हैदराबाद में हॉकी प्रीमियर लीग में उनसे मिलने का अवसर मिला, उनसे बातचीत करने का अवसर मिला, और बहुत विस्तार से, बहुत तसल्ली से मैं उनसे मिला। और कई मैच मैंने उनके देखे स्टेडियम में बैठ के। हैदराबाद में मैं कोर्स के लिए गया था CCRT के, तो शाम को उन दिनों हॉकी प्रीमियर लीग चल रहा था तो मैं देखने जाता था। बहुत बेहतरीन इंसान है, और आपने उनकी यादें ताजा की। अभी वो अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने वाले थे रिटायरमेंट के बाद, एकेडमी खोलने वाले थे। तो हमारी उनको शुभकामनाएं। मैम, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम सेगमेंट में हैं। आप कुछ और अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को देना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ संदेश देने के लिए, लेकिन आप लोगों के अनुभवों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर चलते चलते सभी से कहना चाहूंगी कि हर एक के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, और समस्याएं ना हो तो जीवन जीने का आनंद ही नहीं है। चुनौतियां ना हो तो जीवन बिल्कुल सपाट सा हो जाएगा, और सपाट हमें अच्छा नहीं लगता। एक चीज है जो मैं अपने रेडियो के जरिए अपने सभी श्रोताओं को और कक्षाओं में अपने सभी विद्यार्थियों से कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा के हर समस्या का सामना कीजिए। ठीक है, कई बार समस्याएं बहुत ज्यादा भी होती हैं, लेकिन मुस्कुराहट से दामन नहीं बचाना है। मुस्कुराते रहेंगे तो समस्याएं अपने आप हल होने शुरू हो जाएंगी। तो एक मुस्कुराते रहने का जो संदेश है वो मैं सभी दर्शकों को देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश भट्ट जी श्रीनगर से हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में है, कह रहे हैं बहुत शानदार। भट्ट साहब धन्यवाद आपका। और मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम फिलहाल वार्ता को यहीं पर रोकेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कल 138वें एपिसोड में, लगातार 138वें दिन कल हम आपसे रूबरू होंगे। और कल हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे, डॉक्टर कुलीन जोशी। डॉक्टर कुलीन जोशी मूल रूप से पिथौरागढ़ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और इस वक्त गढ़वाल विश्वविद्यालय में थिएटर डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं बच्चों को। MA इन थिएटर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और BNA और तमाम संस्थाओं के साथ बहुत सारा अनुभव है उनका काम करने का, झारखंड में और कई जगह। तो बहुत युवा और ऊर्जावान शिक्षक हैं डॉक्टर कुलीन जोशी रंगमंच के। कल हमारे साथ 7 बजे द टीचर शो के 138वें एपिसोड में लाइव होंगे, और 137वां एपिसोड सहित पुराने पिछले सारे 136 एपिसोड हमारे YouTube चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध हैं।
आपसे अनुरोध है कि इन सारे एपिसोड्स को देखिए, समय मिलने पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारी आज की मेहमान विनीता काम्बीरी जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमारे शो में आई, अपने शानदार खनकती आवाज से हम सबको जो है लाभान्वित किया। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और रजनीकांत शुक्ला जी, उपाध्याय जी और हमारे जो विवेक गौतम साहब, डॉक्टर साहब जो बेहतरीन कवि हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो आज के लिए इतना ही। कल शाम 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। द टीचर शो के 138वें एपिसोड है। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शो शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे सरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।